चैप्टर 1101 टू 1110। ये ज़िवेन। कई लोगों ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। क्या यह ये ज़िवेन नहीं है? ऐसा लगता था कि जियान वुशुन के स्वर्गीय क्लेश ने न केवल ये कियान को उसकी बंद दरवाजे की साधना से जगाया था, बल्कि ये ज़िवेन को भी पूरी तरह से जगा दिया था। ये ज़िवेन की सफलता की तुलना में ये ज़िवेन और ये कियान किसी भी समय अपनी करीबी साधना से जाग सकते थे, इसलिए उन्हें परेशान होने की कोई परवाह नहीं थी। ये ज़िवेन ने ये कियान को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस एक महीने में उसकी तरक्की इतनी बढ़ जाएगी। ऐसा लग रहा था कि उसके कंधों पर लगी जंजीरें उसे रोक नहीं पा रही थीं। इसके बजाय यह उसके लिए खुद को निखारने का सबसे अच्छा तरीका बन गया था। कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र में प्रवेश करने पर बधाई। ये ज़िवेन मुस्कुराए और अपने हाथों को थपथपाया। आखिरकार कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र और पारलौकिक क्षेत्र दो पूरी तरह से अलग स्तर थे। यहाँ तक कि फले फूले बादल सागर क्षेत्र जैसे छोटे समुद्री क्षेत्र में भी पारलौकिक क्षेत्र को केवल एक विशेषज्ञ के रूप में ही माना जा सकता है। केवल कानून घोषणा क्षेत्र को ही एक बड़ा शॉट माना जा सकता है। एक बड़े समुद्री क्षेत्र में भी कानून घोषणा क्षेत्र के विशेषज्ञों को पर्याप्त सम्मान मिलेगा। यह स्वर्ग और नर्क को अलग करने वाली रेखा थी। ये ज़िवेन मुस्कुराए। वह जानता था कि भले ही वह कानून घोषणा के दायरे में प्रवेश करता है, वह एक ज़िवेन का विरोधी नहीं हो सकता है। एक महीने पहले ये ज़िवेन की ताकत पहले ही वांग शी जैसे विशेषज्ञ को मार सकती थी। अब ये ज़िवेन की ताकत में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो गई थी। जैसा कि मैंने अभी कहा, मैं तुम्हें एक हाथ उधार दूंगा। ये ज़िवेन ने ये कियान को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और कहा। उसका हाथ शून्य की ओर खिंच गया और उसके हाथ में एक लंबी कृपाण दिखाई दी। उन्होंने इसे मजबूती से पकड़ रखा था। बूम! लंबी कृपाण से एक भयानक आभा एक पल में बह गई। उपस्थित सभी लोग एक निपुण विशेषज्ञ थे, लेकिन वे सभी इस आभा से पीछे हट गए। उन्होंने अचानक उसके हाथ में लंबी कृपाण को डरावनी दृष्टि से देखा। इतनी मजबूत आभा यहाँ तक मैंने पहले देखा है। विंग ग्रेड मार्शल इंस्ट्रूमेंट भी इतना डरावना नहीं है। गाओ हुआन बड़बड़ाया। हर कोई नहीं जानता था कि एक शिवन के हाथों में वास्तव में इतना भयानक जादू उपकरण था, लेकिन हर कोई जल्द ही समझ गया कि एक शिवेन ने इसे पहले क्यों नहीं निकाला। सबसे पहले यह हो सकता है क्योंकि वह इसे ट्रम्प कार्ड के रूप में रखना चाहता था, और दूसरी बात, वह इस लंबे ब्लेड को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन सभी ने देखा कि लंबे ब्लेड को पकड़े हुए ये शिवन के हाथ का पिछला हिस्सा थोड़ा कांप रहा था। इतने लंबे समय के बाद हर कोई जानता था कि एक शिवन की ताकत कितनी भयानक थी। उसका मुक्का पूरे पहाड़ को धूल में बदल सकता था। यह अज्ञात था कि उसके पास कितने टन की ताकत थी। हालांकि वह इस लंबे ब्लेड को पकड़ भी नहीं सकता था। यह देखा जा सकता था कि यह लंबा ब्लेड वास्तव में असाधारण था। हालांकि सभी ने देखा कि एक शिवेन समझाने का इरादा नहीं रखती थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। ये कियान असाधारण रूप से बुद्धिमान थी। वो तुरंत एक शिवेन का मतलब समझ गई। उसके नाजुक और सुंदर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह इस दिन का इंतजार कर रही थी। मूल रूप से उसने सोचा कि उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि वह अपने कंधे के ब्लेड पर चेन को हटाने के लिए किसी को खोजने के लिए ब्लड वर्ल्ड से बाहर न निकल जाए। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। उसने यह नहीं पूछा कि एक शिवेन ने पहले उसके लिए जंजीर क्यों नहीं उतारी। यह ऐसा था जैसे इन चीज़ों का कोई वजूद ही नहीं था। एक शिवेन किस बात को लेकर चिंतित थी, यह जानने के लिए उसे इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं थी। हालांकि उसने एक शिवेन को दोष नहीं दिया क्योंकि किसी को भी ऐसी चिंता होगी। उसने आपदा से भी लाभ उठाया और उसकी ताकत वास्तव में वापस खेती की गई। मुझे इस लंबे ब्लेड को नियंत्रित करने का आत्मविश्वास नहीं है। हालांकि इस समय मैं इसे केवल एक कोशिश दे सकता हूं। ये ज़िवेन ने एकाग्रता के साथ कहा। ठीक है, आप यह कर सकते हैं, ये कियान ने कहा। वह समझ गई थी कि अगर एक शिवन का हाथ थोड़ा भी कांपता है तो वह आधे में विभाजित हो सकती है। यहाँ तक कि उसके जैसी ज्ञानी ने भी ऐसा भयंकर ब्लेड कभी नहीं देखा था। यह पौराणिक दानव भगवान के हथियार जैसा था। हालांकि ये ज़िवेन ने ब्लेड पर जानलेवा आभा को दबाने की पूरी कोशिश की, फिर भी वो ब्लेड में बेहद भयानक जानलेवा आभा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। यह कमजोर दिमाग वाले व्यक्ति को मौके पर ही पागल बना सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये ज़िवेन ने इस भयंकर ब्लेड को तब भी नहीं निकाला जब हाओ कांग हताश स्थिति में उसका पीछा कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह ब्लेड अपने आप में दोधारी तलवार थी। यह दूसरों को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन यह खुद को भी चोट पहुंचा सकता है। हाँ, ये ज़िवेन धीमी आवाज में चिल्लाए। उसकी नज़रें उसके कंधे पर बंधी जंजीर पर टिकी थीं। उसने ब्लेड को दोनों हाथों से पकड़ रखा था और उसकी बाहों पर नीली नसें उभर आई थीं। अनगिनत ची उभरी, ब्लेड की शक्ति को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि इस भयंकर ब्लेड को दबाने के लिए। सभी सांस रोककर इस दृश्य को देखते रहे। उन्हें डर था कि एक शिवेन का हाथ गलती से कांप जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो यह वाकई चिरस्थायी खेद का कारण बनेगा। डांग!
हालांकि उन्होंने एक कर्कश ध्वनि सुनी और लंबे कृपाण ने आसानी से जंजीर उठा ली, लगभग लोहे की तरह मिट्टी को काट दिया। मिश्र धातु जिसके खिलाफ येजिवेन और ये कियानकियान मूल रूप से असहाय थे, इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर के ब्लेड के नीचे कमजोर थी। गुंजन, लंबा ब्लेड अचानक बज गया और अनगिनत कृपाण आभा बढ़ गई। जानलेवा आभा ब्लेड के माध्यम से येशिवेन को भी प्रभावित करने वाली थी। मेरे लिए इसे दबाओ, येशिवेन जोर से चिल्लाए। अनगिनत वास्तविक मौलिक ऊर्जा उभरी, अनगिनत दिव्यताओं के साथ मिश्रित हुई और तुरंत इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर ब्लेड को लपेट लिया। इसने कृपाण आभा को बलपूर्वक दबा दिया और इसे कहर बरपाने रोका। इसके तुरंत बाद येशिवेन तेजी से आगे बढ़ी और दूसरी तरफ से जंजीर उठा ली। डैंग डैंग, दो कर्कश आवाजें सुनाई दीं। कंधे के ब्लेड को बंद करने वाली दो जंजीरें सीधे जमीन पर गिर गईं। कट बहुत साफ और अतुलनीय रूप से चिकना था। ये कियानकियान के कंधों पर दो भयानक खूनी छेद भी धीरे धीरे नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक होने लगे जब वे बंधे नहीं थे। उसी समय ये कियानकियान के शरीर से एक और भी बड़ी शक्ति निकली। यह शक्ति जो जंजीरों से दबा दी गई थी, ऐसा प्रतीत होता था कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। यह उसके शरीर से बाहर निकल गया और उसके सिर के ऊपर एक विशाल बादल बन गया। यह पौराणिक शुभ मेघ की तरह था। ये कियानकियान ने जिन दो शक्तियों की खेती की थी, वे उसके जानबूझकर सम्मिलन के तहत एक साथ विलीन होने लगीं। बूम! ये कियानकियान की आभा के शिखर पर चढ़ने के बाद वह वास्तव में एक ही बार में आधे चरण के ट्रांसेंडेंस दायरे के अंतिम चरण में पहुंच गई। हालांकि उसकी आभा वहां नहीं रुकी। यह आधे चरण के ट्रांसेंडेंस दायरे के अंतिम चरण के शिखर तक चढ़ गया और अभी भी चढ़ रहा था। वह शक्ति जो कई वर्षों से दबी हुई थी, उसके शरीर में छिपी हुई थी, लेकिन वह उसके कंधे के ब्लेड पर जंजीर से बंधी हुई थी और उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता था। अब जब बेड़ियां हट गईं, तो उसके शरीर में शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। आसमान में बादलों की अनगिनत परतें जमने लगीं। वह वास्तव में क्लेश से गुजरने वाली थी। कोई रास्ता नहीं। क्या यह भी संभव है? सिको यान आसमान में दिखाई देने वाले क्लेश के बादलों को देखकर अवाक रह गया। उसने सोचा था कि ये कियानकियान का साधना आधार उनमें से सबसे कम होगा, भले ही उसके शरीर से बेड़ियां हटा दी जाएं। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि बेड़ियों को हटाते ही उनका खेती का आधार आसमान छू जाएगा और अब वह क्लेश से गुजरने वाली थीं। यहाँ तक कि वे केवल अस्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि क्लेश आने वाला था, लेकिन यह अभी तक नहीं आया था। इसके बजाय ये कियानकियान उनसे एक कदम आगे आ गया था। इसके अलावा यह जबरदस्त वृद्धि की तरह नहीं था। इसके बजाय यह उसकी गहन और सहज साधना के कारण था। तो कियानकियान लंबे समय तक अर्धचरणीय ट्रांसेंडेंस दायरे के मध्य चरण के विशेषज्ञ रहे थे। बाद में वह हाओ कैंग द्वारा पकड़ी गई और कई वर्षों तक उसकी खेती में सुधार नहीं हुआ। हालांकि वह हर समय खेती करती रही थी, इसलिए हालांकि उसकी खेती में वृद्धि नहीं हुई, लेकिन उसने जो ठोस नींव रखी थी वह किसी की कल्पना से भी परे थी। पिछले कुछ महीनों में उसने जो शक्ति विकसित की थी, उसे एकीकृत करने के बाद वह तुरंत आधे चरण के पारलौकिक दायरे के अंतिम चरण में पहुंच गई और यहां तक क्लेश से गुजरने वाली थी। यह नॉर्यन स्रोत प्रपत्र वास्तव में शक्तिशाली है। येजिवेन ने इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर को हटा दिया। उसके पास अभी भी इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था। यहां तक वर्तमान येजिवेन भी मुश्किल से इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर को दबा सकती थी। वह अभी भी इसे स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने में सक्षम होने से बहुत दूर था। भले ही इसे त्यानयुवान दर्पण में रखा गया हो, इस जानलेवा कृपाण को एक सरनी के साथ इसमें बंद करना पड़ा। अन्यथा त्यानयुवान मिरर की पूरी दुनिया उसके द्वारा तोड़ी जा सकती है। दुर्भाग्य से येजिवेन के पास इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर की बलिदान प्रशिक्षण पद्धति नहीं थी। अन्यथा वह इमेजेंस स्कूल लीडर की तरह होगा। यहां तक अगर उसके पास पर्याप्त खेती नहीं थी, तो वह एक विशेष बलिदान प्रशिक्षण पद्धति पर भरोसा करके थोड़े समय के लिए जबरन इसका इस्तेमाल कर सकता था। बेशक बड़ा कारण यह था कि येजिवेन ने इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर में पुरानी भूत आत्मा को मिटा दिया था। यदि उसके पास ओल्ड घोस्ट का सहयोग और नियंत्रण होता, तो येजिवेन अभी भी इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर का उपयोग करने में सक्षम होती। हालांकि इस तरह की टूल स्पिरिट अपने आप में बेचैनी का एक स्रोत थी। यह बहुत खतरनाक था। यदि कोई सावधान नहीं होता, तो वह दूसरों को चोट पहुंचाने से पहले खुद को चोट पहुंचा सकता था। आखिरकार ये मोह अद्वितीय था। येजिवेन को ओल्ड घोस्ट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वह क्रोधी ओल्ड घोस्ट को इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर को नियंत्रित करने देने के बजाय इसके अस्तित्व को मिटा देगा। हालांकि भले ही कई कारण थे, येजिवेन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन जब उसने देखा कि ये कियानकियान ने स्वर्गीय क्लेश को आसानी से पार करना शुरू कर दिया है। नॉर्यन स्रोत वास्तव में अद्भुत था। कई प्रतिभाशाली शरीरों में नाइनयन स्रोत भी प्रसिद्ध था। येमो ने पहले कहा था कि खेती की गति आम लोगों की कल्पना से कहीं आगे थी। एक बार रिलीज होने के बाद यह और भी ज्यादा हो जाएगा। इस समय
ये कियान का स्वर्गीय क्लेश अंत में आ गया। जियान वुशुंग की तुलना में ये कियान का स्वर्गीय क्लेश और भी भयानक था। विभिन्न विदेशी जानवर थंडर क्लेश में बदल गए और जैसे ही वे ये कियान की ओर बढ़े दहाड़ने लगे। हालांकि यह उस स्थिति से तुलनीय नहीं था जब येज़िवेन स्वर्गीय क्लेश को पार कर रही थी। उपस्थित लोगों के लिए यह उन्हें हक्का बक्का करने के लिए पर्याप्त था। वे यह भी बहुत स्पष्ट थे कि स्वर्गीय क्लेश जितना भयानक था उतना ही अधिक यह साबित हुआ कि इस व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता बहुत भयानक थी। यहाँ तक कि वे भी, जिन्हें जीनियस के रूप में भी जाना जाता था, उनके पास इस प्रकार की प्रतिभा और स्वर्गीय क्लेश नहीं था। हालांकि स्वर्गीय क्लेश भयानक था, ये कियान के लिए केक का एक टुकड़ा लग रहा था। ये कियान ने रहस्यमयी कदम उठाए और इन विदेशी जानवरों को मार डाला। इसके अलावा जैसा कि ये कियान ने इन विदेशी जानवरों को मारना जारी रखा, ऐसा लगता था कि मारे गए हर विदेशी जानवर में ये कियान द्वारा अवशोषित कुछ ऊर्जा थी। फिर वह और मजबूत हो गई। 1 और 2 घंटे के बाद जब ये कियान ने आखिरकार सभी विदेशी जानवरों को मार डाला और क्लेश के बादल के घेरे को तितर बितर कर दिया, तो उसके शरीर में लंबे समय तक जमने वाली बाधा आखिरकार टूट गई और वह सीधे कानून घोषणा क्षेत्र में प्रवेश कर गई। तो कियान एक झटके में पारलौकिक क्षेत्र में पहुंच गई थी, लेकिन उसका सुधार खत्म नहीं हुआ था। जियान वुशुंग के विपरीत, जो केवल ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के पहले स्वर्ग में आगे बढ़ा था, उसकी खेती अंततः रुकने से पहले ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के पहले स्वर्ग के शिखर तक बढ़ गई थी। वह धीरे धीरे नीचे उतरी। हालांकि वह अंततः पारलौकिक क्षेत्र में पहुंच गई थी, लेकिन उसके पास थोड़ी सी भी आत्मसंतुष्ट अभिव्यक्ति नहीं थी। यह ऐसा था जैसे सब कुछ इतना तार्किक और स्वाभाविक था। कई वर्षों का संचय आखिरकार एक दिन में फूट पड़ा था और वह उस दायरे में पहुंच गई थी जिसका बहुत से लोग सपना देखते थे, लेकिन अपने जीवनकाल में प्रवेश करने में सक्षम नहीं हो सकते थे। मियाओ सिसी और अन्य थोड़े ईर्ष्यालु थे। वे मूल रूप से लोगों का एक समूह थे। हालांकि येज़िवेन अभी भी हाफ स्टेप ट्रांसेंडेंस दायरे के शुरुआती चरण में था, लेकिन उसकी ताकत पहले ट्रांसेंडेंस दायरे तक पहुंच गई थी। उसके बाद जियान वुशुंग और फिर ये कियान, जिनके बारे में उन्होंने सोचा था कि उन्हें सबसे नीचे होना चाहिए था। हालांकि वे सिर्फ ईर्ष्यालु थे। आखिर वे एक ही थे। सभी जितने मजबूत थे उतने ही सुरक्षित थे। वाह, सिस्ट ये सहित हमारे पास ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के 3 विशेषज्ञ हैं। यहाँ तक उन बड़े समुद्री क्षेत्रों की तुलना में हम नुकसान में नहीं हैं। इसके अलावा बिग ब्रदर ये जियांग हाओ और गोंगसुन जुनहाओ के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। टस्क तो हमें वास्तव में उनसे डरने की जरूरत नहीं है। मियाओ सिसी पहली प्रतिक्रिया थी। उसका दिमाग अपेक्षाकृत सरल था और वह केवल उस दृश्य के बारे में सोच सकती थी जहां वह जो चाहे कर सकती थी और फिर विस्मयकारी हो सकती थी। सब लोग अचानक हंस पड़े। यह कहा जाना चाहिए कि इस महत्वपूर्ण क्षण में जियान वुशुंग और ये कियान की सफलताओं ने सभी के सस्पेंस भरे दिलों को राहत दी थी। इस बार पौराणिक पलायन मार्ग वास्तविक था या नहीं, येज़िवेन और आसपास के अन्य लोगों के साथ यह कहीं अधिक सुरक्षित था। मूल रूप से अनिश्चित भविष्य बहुत उज्ज्वल लग रहा था। येज़िवेन, तुम्हारी कृपाण। वह दरवाजा, जियान वुशुंग ने कहा। हालांकि वह येज़िवेन की निजता में ताकझांक नहीं करना चाहता था। येज़िवेन की इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर ने अचानक उसे एक नई उम्मीद दी, दरवाजा तोड़ने की उम्मीद। ट्रांसेंडेंस रियल्म विशेषज्ञ का एक पूरा झटका भी दरवाजा नहीं हिला सका, लेकिन येज़िवेन का इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर कर सकता था। जब सभी ने यह सुना तो उन्होंने तुरंत येशिवेन को उत्सुकता से देखा। आखिरकार भ्रामक तथाकथित पलायन मार्ग की तुलना में येज़िवेन का इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर अधिक विश्वसनीय था। येज़िवेन ने मुस्कराते हुए कहा, यह कृपाण एक जानलेवा कृपाण है। इसने एक बार अमरों का वध किया था, इसलिए यह अमरों की नाराजगी से भी दूषित हो गया था। सामान्य लोग पूरी तरह से आत्मा द्वारा आक्रमण किए जाएंगे और एक बार जब वे मूठ को पकड़ लेंगे तो वे पागल हो जाएंगे, इसलिए मैं इसे सामान्य परिस्थितियों में नहीं निकालूंगा। इसलिए मैं इसे बाहर नहीं लूंगा। लेकिन इस बार यदि तथाकथित भागने का मार्ग नकली है तो मैं रास्ता खोलने के लिए उपयोग करूंगा। जब सभी ने सुना कि येशिवेन ने क्या कहा तो वे आखिरकार इस कृपाण के खतरे को समझ गए। हालांकि उन्होंने उस भयानक दृश्य को कभी नहीं देखा था जब इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर ने अपनी शक्ति को उजागर किया था। यह उस तरह के भयानक दृश्य की कल्पना करने के लिए पर्याप्त था, केवल इस तथ्य से कि इसने अमरों का वध किया था। हालांकि वे अपने दिल की गहराई से विश्वास नहीं करते थे कि एक जानलेवा हथियार था जो अमरों का वध कर सकता था। येज़िवेन के चरित्र के साथ वह इतना निश्चित नहीं होगा अगर यह सिर्फ एक अफवाह थी। दूसरे शब्दों में, इस जानलेवा ब्लेड ने वास्तव में पहले एक दिव्य को मार डाला होगा। यह बहुत भयानक होगा। प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में भी सेलेस्टियल्स की किंवदंतियां अत्यंत दूर की किंवदंतियां थीं। वे ऐसे लोगों का एक समूह थे जिनके बारे में ऐसी अफवाहें थीं कि वे देवताओं के खिलाफ लड़ने में सक्षम थे। वे कभी दूर के युग के शासक थे। कई लोगों के दिलों में लगभग एक जैसे अमर थे। वे मिथकों और किंवदंतियों के प्राणियों से संबंधित थे।
हाथ में इस तरह के घातक हथियार के साथ भले ही ये ज़िवेन इस जानलेवा ब्लेड की असली शक्ति का प्रदर्शन न कर सके, फिर भी वह इसकी तीक्ष्णता पर भरोसा करके दरवाजा तोड़ सकता था। हर किसी ने देखा था कि कैसे उसने थोड़ी देर पहले अपने कंधे के ब्लेड पर मिश्र धातु की जंजीर को आसानी से तोड़ दिया था, और इससे उन्हें अपने आप पर और भी अधिक विश्वास हो गया था। यहीं तक सोचते सोचते सबका मूड अचानक अच्छा हो गया। उनका मूल रूप से चिंतित और असहज मूड भी तुरंत शांत हो गया। कम से कम वे अब कोई दूसरा रास्ता जानते थे। भले ही यह भागने का रास्ता नकली था तो क्या हुआ? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, मियाओ सिसी ने उत्साह से कहा। उसकी मूल बेचैनी तुरंत गायब हो गई। चलो चलते हैं, चलो उस मार्ग पर जल्दी करो। मियाओ सिसी का उत्साहित मिजाज ऐसा था जैसे वह वसंत की सैर पर जा रही हो। चलते हैं। इस बार मुझे लगता है कि अगर वास्तव में इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है तो इसका खुलासा होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उनका उद्देश्य हमें इसमें फंसाने जितना आसान है, ये ज़िवेन ने कहा। राक्षसों, जोकरों, यह बाहर कूदने का समय है। हाँ, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ, जियान वुशुंग ने कहा। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। इस दौरान उन्होंने जो डिप्रेशन महसूस किया उसमें अनगिनत सालों तक फंसे रहने की निराशा। यदि उन्होंने स्वयं इसका अनुभव नहीं किया होता तो वे उस प्रकार की निराशा को कैसे समझ सकते थे? यह सब मानव निर्मित होने की बहुत संभावना थी। सभी के दिलों में गुस्सा आखिरकार एक आउटलेट था। ये ज़िवेन के अलावा, जिसके हाथ में इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर था और वह केवल मास्टरमाइंड के संभावित अस्तित्व से डरता था, उसे नहीं लगा कि वह बाहर नहीं निकल सकता। बाकी सब डर से कांप रहे थे। हालांकि उन्होंने सभी परिवर्तनों से निपटने के लिए रुकने का फैसला किया था, फिर भी वे हर समय बाहर की खबरों पर ध्यान दे रहे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ सालों में उनकी यह कहने की भी हिम्मत नहीं हुई कि क्या वे पागलपन में पड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। इस एक महीने में, हालांकि उन्होंने इस महल के आसपास के सभी यांत्रिक जानवरों को साफ कर दिया था, वे अक्सर किसानों द्वारा घात लगाए रहते थे, जिन्हें लगता था कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है और वे पूरी तरह से पागलपन और वध की स्थिति में आ गए हैं। इससे उनकी नसें हर समय तनाव की स्थिति में रहती थीं। अब वे आराम कर सकते थे। निर्णय हो जाने के बाद सभी को कोई संकोच नहीं हुआ। उनके आंकड़े प्रकाश की धारा में बदल गए और अफवाह से बचने के मार्ग की ओर उड़ गए। अल्पविराम। एक विशाल और असीम हॉल में सभी दिशाओं से सैकड़ों और हजारों विशेषज्ञ एकत्रित हुए, जिससे पूरा हॉल बेहद शोरगुल वाला हो गया। विभिन्न बलों और समुद्रों के विशेषज्ञ अपने अपने शिविरों में खड़े थे। उनकी आंखें रक्तलाल प्रकाश स्क्रीन पर टिकी थीं, जो बहुत दूर नहीं थी। रक्तलाल बत्ती स्क्रीन के पीछे पौराणिक मार्ग का अस्तित्व था। यह एक बचने का मार्ग था जिसे अनगिनत साल पहले बनाया गया था, ताकि एक दिन अगर बेस पर वास्तव में हमला हुआ तो वे बचने का मौका ले सकें। इस प्रकाश स्क्रीन के सामने, इसके सामने 10 भयानक यांत्रिक जानवर रेंग रहे थे। वे पत्थर की मूर्तियों की तरह बिल्कुल नहीं हिले। हालांकि किसी ने भी इन यांत्रिक जानवरों को कम आंकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि एक बार जब वे बहुत करीब आ गए तो वे इन यांत्रिक जानवरों को सचेत कर सकते थे। एक बार जब ये मशीनी जानवर घबरा गए तो उन्हें शायद अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे देख सकते थे कि इन मशीनी जानवरों की ताकत लंबे समय से कानून अभिव्यक्ति के दायरे में प्रवेश कर चुकी थी। इसके अलावा वे सामान्य विधि अभिव्यक्ति विशेषज्ञ नहीं थे। सभी को कुछ हद तक राहत मिली क्योंकि ये यांत्रिक जानवर केवल यांत्रिक जानवर थे, असली रक्तदाता या रक्त राक्षस नहीं थे। नहीं तो वे उनके इतने करीब कैसे आ सकते थे? शायद उन्होंने पहले ही नरसंहार शुरू कर दिया होगा। सबके सामने हवा में 3 आकृतियां खड़ी थीं, जो धीरे धीरे भीड़ का नेतृत्व कर रही थीं। वे 2 पुरुष और 1 महिला थे। ये ज़िवेन और अन्य लोग जल्दी से पहुंचे और भीड़ में शामिल हो गए। वे अगोचर थे। पूरे हॉल को खंगालने के बाद उसकी नज़र तेजी से भीड़ के सामने 3 आकृतियों पर पड़ी। ये ज़िवेन ने उनमें से एक को पहले देखा था। यह गोंगसन जुनहाओ था। वह तीनों के बीच में खड़ा था और उसकी बाईं ओर सफ़ेद रंग की एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसकी अभिव्यक्ति अहंकारी थी क्योंकि उसने अपने सामने यांत्रिक जानवरों को देखा। उसकी पानी भरी आंखें किसी तरह की योजना के बारे में सोच रही थीं कि इन यांत्रिक जानवरों को कैसे हराया जाए। उसके दूसरी तरफ एक और दिग्गज शख्सियत खड़ी थी। उसका फिगर भाले की तरह सीधा था और उसकी सांसें अनंत थीं। हालांकि एक ज़िवेन ने इन दोनों लोगों को पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी उसने उन्हें तुरंत पहचान लिया। हालांकि इस समय महल परिसर में प्रवेश करने वाले कई लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम मास्टर्स थे, लेकिन इन लोगों में से केवल 4 को ही शीर्ष माना जा सकता था। 3 पुरुष और 1 महिला। गोंगसन जुनहाओ के अलावा उनके कट्टर दुश्मन जियांग हाओ भी थे। चूंकि ये दोनों गोंगसन जुनहाओ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते थे, वे शायद शेष 2 थे। यदि महिला का अनुमान सही था तो वह 4 में से एकमात्र महिला मास्टर जियाहो जुएला होनी चाहिए। उसकी ताकत अथाह थी और बड़ी संख्या में योद्धाओं के बीच उसके कई समर्थक थे। ऐसा कहा जाता था कि जियांग हाओ भी उसका पीछा करने वालों में से एक था।
और दूसरे को स्पष्ट रूप से एक और शीर्ष मास्टर लिनली होना चाहिए। केवल एक चीज जिसने ये जिवेन को हैरान किया वह यह थी कि उसने जियांग हाओ के ठिकाने को नहीं देखा था। क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग हाओ अपनी गंभीर चोटों से उबरे नहीं थे और अभी तक बाहर नहीं आए थे? इतना अधिक कि वह इतनी महत्वपूर्ण बात भी चूक गया। ये जिवेन अपने दिल में थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और बस चुपचाप देखता रहा। हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? उस खून के पर्दे के पीछे भागने का रास्ता है, लेकिन वे यांत्रिक जानवर थोड़े बहुत भयानक हैं। अगर हम वास्तव में उन्हें सचेत करते हैं तो मुझे डर है कि कानून घोषणा क्षेत्र के स्वामी भी परिणाम नहीं भुगत पाएंगे। ये जिवेन के बगल में किसी ने शिकायत की। इसकी मदद नहीं की जा सकती है। अगर यह वास्तव में काम नहीं करता है तो मुझे डर है कि हम केवल अपना रास्ता मजबूर कर सकते हैं, नहीं तो और कोई रास्ता ही नहीं है। इस तरह हम में से जो पर्याप्त मजबूत नहीं हैं उन्हें निश्चित रूप से रहना होगा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। यदि कोई सुरक्षित तरीका नहीं है तो मुझे लगता है कि इसे तोड़ना बेहतर नहीं है। सभी ने एक के बाद एक कहा। जाहिर है वे असामान्य रूप से चिंतित थे। इन यांत्रिक जानवरों ने सभी को बहुत अधिक दबाव दिया और इसी वक्त भीड़ में अचानक हड़कंप मच गया। जियांग हाओ यहाँ है, देखो, ब्लू क्रिसेंसी के वे लोग यहाँ हैं। जियांग हाओ यहाँ है, देखिए, जेड मून सागर क्षेत्र के लोग यहाँ हैं। कौन चिल्लाया अज्ञात था, लेकिन तुरंत सभी की निगाहें क्षितिज की ओर मुड़ गईं। दरअसल दर्जनों बहने वाली रोशनी पूरे आसमान में छाई हुई थी। वे जेड मून सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ थे और उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जियांग हाओ था। आकाश में उड़ते हुए जियांग हाओ का चेहरा ठंडा था। उसके पीछे जेड मून सागर क्षेत्र के दर्जनों विशेषज्ञ थे। उनमें से कुछ पहले ही ट्रांसेंडेंस दायरे में पहुंच चुके थे, जबकि बाकी कम से कम विशेषज्ञ ट्रांसेंडेंस दायरे में आधा कदम थे। जेड मून सी रीजन की ताकत को इससे देखा जा सकता था। यह उन मध्यम आकार के समुद्री क्षेत्रों की तुलना में बहुत दूर था। भले ही बहुत से लोग वांगशे की घटना से बहुत असंतुष्ट थे और धर्मी आक्रोश से भरे हुए थे, फिर भी किसी ने भी उनसे सीधे तौर पर परेशान होने की हिम्मत नहीं की। यह जेड मून सी रीजन की अत्याचारी ताकत के कारण था। भले ही जियांग हाओ और कुछ अन्य कानून घोषणा क्षेत्र के विशेषज्ञों को बाहर कर दिया गया हो, शेष विशेषज्ञ किसी भी मध्यम आकार के समुद्री क्षेत्र को दबाने के लिए पर्याप्त थे, या यहाँ तक कुछ मध्यम आकार के समुद्री क्षेत्रों से एक संयुक्त हमला भी। यहीं से एक बड़े समुद्री क्षेत्र का विश्वास आया था। इसलिए वांगशे की घटना के बाद भी जेड मून सी रीजन केवल चुप रहा और माफी मांगने का जरा सा भी इरादा नहीं था। यहाँ तक अगर जियांग हाओ को दबाने के लिए समान स्तर के विशेषज्ञ नहीं थे तो यह बेकार होगा, चाहे उनमें से कितने भी नाराज क्यों न हों। इससे पहले वे परेशानी क्यों पैदा कर सकते थे? इसका कारण यह था कि उन्हें लगता था कि एक शिवेन उनके लिए खड़े होंगे। कम से कम उनकी राय में ये जिवेन कोई थी जो जियांग हाओ के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती थी। उनका सहारा लेकर इन लोगों ने परेशानी खड़ी करने का दुस्साहस किया। उसके बाद ये जिवेन की कोई खबर नहीं आने का कारण यह था कि उनके भागने के रास्ते को सील कर दिया गया था। इसका कारण यह था कि उन्हें पता चला कि ये जिवेन खड़े होने का इरादा नहीं रखते थे। हालांकि वे बहुत गुस्से में थे, उन्हें पकड़े जाने का डर भी था। यहाँ तक एक शिवन जैसा बड़ा पक्षी भी, जो सबसे अलग खड़ा था, उसे नहीं पता था कि कहाँ जाए। वे हवा के खिलाफ जाने और आगे बढ़ने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? जेड मून सागर क्षेत्र, जियांग हाओ, ये जिवेन की आंखें टिमटिमा उठीं और उनमें हत्या का हल्का सा इरादा चमक उठा। जियान वुशुंग और अन्य लोगों ने भी जियांग हाओ को ठंडेपन से देखा और अपनी मुट्ठी बांध ली। हालांकि ऐसा नहीं लगता था कि उनमें बहुत अधिक घृणा है। वास्तव में यदि ये जिवेन का गुस्सा नहीं होता और वांगशी को वापस नहीं पकड़ता तो वे लंबे समय तक मर चुके होते। उनके द्वारा जमा की गई सारी दौलत दूसरों के लिए शादी का जोड़ा बन जाती। कहने की जरूरत नहीं कि दोनों पक्षों के बीच नफरत ही काफी थी। जियांग हाओ की आंखें एक चील की तरह थीं जब वह भीड़ को पार कर गया और लगभग तुरंत भीड़ के बीच ये जिवेन और उसके समूह को पाया। अचानक एक भयानक आभा ने सभी को घेर लिया। सभी को अचानक ऐसा लगा जैसे कोई भयानक अपशकुन उन्हें घूर रहा हो। ये जिवेन के शरीर पर जैन युआन लगभग तुरंत उछल पड़ा। खतरे के सामने यह एक स्वचालित प्रतिक्रिया थी। पहले की मौलिक भावना की तुलना में वर्तमान जियांग हाओ का मूल शरीर कई गुना मजबूत था। हालांकि कहा गया था कि मूल आत्मा के उस छोटे से हिस्से में मूल शरीर की ताकत है, वास्तव में यह कुछ महीने पहले का केवल जियांग हाओ था। कुछ महीने पहले जियांग हाओ पहले से ही वांगशी को आसानी से मार सकता था, अब अकेले रहने दो। वह पहले से ही कानून के चरण के दायरे के दूसरे आसमान में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा था। अगर वह ये जिवेन द्वारा गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ होता तो वह पहले ही कानून के दायरे के दूसरे आसमान में प्रवेश कर चुका होता। उन चारों में भी वह शायद सबसे अच्छा था। यह कल्पना करना आसान था कि मुख्य निकाय भीड़ के लिए कितना बड़ा खतरा था। दफा हो जाओ, मैं किसी को मारने जा रहा हूँ। जियांग हाओ के चिल्लाने से भीड़ हिल गई। फिर बिना किसी चेतावनी के वह भीड़ में कूद गया। टकराना, टकराना, टकराना।
जहां उसका भयानक जेन युआन बह गया। हाफ स्टेप लॉफेज दायरे के कई योद्धा समय पर चकमा नहीं दे सके और एक खूनी धुंध में विस्फोट हो गए। जियांग हाओ की क्रूरता की कल्पना की जा सकती थी। ये लोग ही उससे प्रभावित हुए और गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन इस समय वह सीधे नीचे उतरा और एक फॉलिंग मून पाम फैलाया जो विशाल आकाश में फट गया। यह एक चमकीले चांद में बदल गया और ये जीवेन को दबाने के लिए उसकी ओर दौड़ा। इस चमकीले चांद में अनगिनत मात्रा में आध्यात्मिक ईथर लुढ़का। यह वाकई भयानक था। ये जीवेन नहीं चले। उसके हाथों ने सीधे अनगिनत सुनहरी रोशनी को बुझा दिया और आकाश में चमकीला चांद उसके द्वारा फट गया। हालांकि ये जीवेन उनमें से नहीं थी जो निष्क्रिय रूप से मार खाए और वापस न लड़े। उसने तनिक भी संकोच नहीं किया। उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और आगे छलांग लगा दी। उसकी मुट्ठी एक विशाल तारे में बदल गई और सीधे जियांग हाओ की ओर जा टकराए। उसने कोई दया नहीं दिखाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह देखकर कि ये जीवेन ने वास्तव में उस पर हमला करने की हिम्मत की, जियांग हाओ हैरान और क्रोधित हो गया जैसे कि उसे पहले कभी उकसाया नहीं गया हो। वह इस बात से भी हैरान था कि उसके हमले को एक शिवेन ने आसानी से तोड़ दिया था। पहले यह सिर्फ आत्मा का एक तिनका था, इसलिए कहने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन अब जब उसका मुख्य शरीर व्यक्तिगत रूप से बाहर आ गया था, अगर वो आसानी से एक शिवेन को नहीं हरा सकता था तो उसे केवल यह महसूस हुआ कि उसने अपना सारा चेहरा खो दिया है। तुरंत ये जीवेन की मुट्ठी बाहर निकल आई और मुट्ठी का इरादा बाहर की ओर फैलने लगा। इस समय ये जीवेन एक अजेय भगवान की तरह था। टकराना। जियांग हाओ ने अपने हाथों को फैलाया और ये जीवेन के मुके को रोक दिया, लेकिन उसके शरीर ने भी लगातार 2 कदम पीछे हटकर अपने फिगर को स्थिर किया। यह उस सहजता के बिल्कुल विपरीत था जिसके साथ ये शिवेन ने अभी अभी अपने हमले को आसानी से सुलझाया था। उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया था और वह उसे और अधिक धारण नहीं कर सकता था। इस समय दोनों के बीच की लड़ाई ने बहुत से उस्तादों का ध्यान आकर्षित किया, विशेष रूप से गोंगसुन जुनहाओ और अन्य जो युद्ध में 2 लोगों को दिलचस्पी से देख रहे थे। वास्तव में, हालांकि इन लोगों का एक साथ उल्लेख किया गया था, उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं थे और युद्ध के परिणाम फैल गए। लगभग 10 पत्थर की मूर्ति जैसे यांत्रिक जानवरों ने प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया। युद्ध के बाद के परिणाम उन्हें जगा सकते हैं। इस समय उन्होंने ये शिवेन की पहचान को भी पहचान लिया। उन्होंने ये जीवेन के बारे में कुछ समय पहले जियांग हाओ के आत्मा अवतार को मारने के बारे में भी सुना था और फिर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिससे उसके लिए थोड़े समय में कानून प्रकटीकरण दायरे के दूसरे स्तर तक पहुंचना असंभव हो गया था। उसके बाद भी स्पष्टीकरण मांगने के लिए हर कोई ब्लू मून सागर क्षेत्र में गया। उन्होंने पर्दे के पीछे आग में घी डालने का काम भी किया। वे गुप्त रूप से इस बात से भी खुश थे कि जियांग हाओ ने कानून अभिव्यक्ति के दायरे के दूसरे स्तर पर कदम नहीं रखा। वास्तव में, यदि जियांग हाओ ने उनसे एक कदम आगे कानून अभिव्यक्ति के दायरे के दूसरे स्तर पर कदम रखा, तो अपने मजबूत चरित्र के साथ वह दूसरों को कैसे आसानी से रहने दे सकता है। और इस स्तर तक साधना करने में सक्षम होने के लिए वे सभी प्रमुख समुद्री क्षेत्रों के नेता थे। उनमें से कौन एक बेहद मजबूत और महत्वाकांक्षी चरित्र नहीं था? यहाँ तक शो जूलन जैसी महिला जो अनगिनत पुरुष योद्धाओं को दबा सकती थी और समुद्री क्षेत्र की नेता बन सकती थी, एक साधारण चरित्र नहीं थी। साधनों के मामले में वह शायद इन लोगों से भी बेहतर थी। इस समय 2 लोगों के बीच लड़ाई को देखकर वे केवल गुप्त रूप से खुश होंगे और इसे बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहेंगे। वे 2 लोगों के मौत से लड़ने का इंतजार नहीं कर सकते थे। लेकिन अब स्थिति अलग थी। इस समय वे इन 10 यांत्रिक जानवरों को हरा सकते हैं या नहीं, और बचना सबसे महत्वपूर्ण बात थी। बाकी सब तो बस उड़ते हुए बादल थे। जहां तक दोनों के बीच मनमुटाव की बात है, वे आउट होने के बाद पूरी तरह से एक दूसरे से लड़ सकते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कैसे लड़े। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी लड़ाई के बाद 10 यांत्रिक जानवरों ने पहले ही सुधार के संकेत दिखाए थे। आप दोनों को पहले रुक जाना चाहिए। अचानक एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी और एक दिव्य प्रकाश आकाश से उतरा, सीधे 2 लोगों के बीच फटा। 2 लोग तुरंत चौंक गए और तुरंत बिखर गए। शोजूलन को देख रहे थे जो दूर नहीं था। जियांग हाओ की अभिव्यक्ति और भी उग्र हो गई और वह दहाड़ते हुए बोला, ज़ियाओ ज़ुएलान, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे रोकना चाहते हो? ज़ियाओ ज़ुएलान ने अपने दिल में शाप दिया, यदि तुम जल्दी से उस लड़के को खत्म कर सकती हो तो तुम्हें कौन रोकना चाहेगा? क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि 10 यांत्रिक जानवर ठीक होने वाले हैं? यदि आप इसी तरह लड़ते रहेंगे तो वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि हम सब मर जाएं? ज़ियाओ ज़ुएला अभिव्यक्तिहीन थी और उसने ठंडेपन से कहा। इस समय जियांग हाओ ने घटनास्थल पर स्थिति देखी। खून के पर्दे के पास 10 मशीनी जानवर पहले से ही ठीक होने के संकेत दे रहे थे। अगर वे इसी तरह लड़ते रहे तो शायद वे वास्तव में ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्हें मौके पर ही रोक दिया गया और उनका रंग असामान्य रूप से बदसूरत था।
यदि शो जूलिन की अत्यधिक मजबूत ताकत के डर के लिए नहीं, तो शायद वह पहले ही कार्रवाई कर चुका होता, और वास्तव में यदि उसके जैसे विशेषज्ञों के समान स्तर के लिए नहीं, तो कौन इस स्थिति में हस्तक्षेप करने का साहस करेगा। उसका इरादा लड़ना जारी रखने का था, लेकिन उन 10 मशीनी जानवरों ने उसे थोड़ा भयभीत कर दिया था, इसलिए इस समय वह केवल येज़िवेन को गुस्से से घूर सकता था, और अंत में रुक गया। येज़िवेन ने सिर्फ शियाहो ज़ुएले को देखा और बस परवाह नहीं की, अगर जियांग हाओ यहाँ लड़ना चाहते हैं तो वह भी उनके साथ जाएंगे। चूंकि हर कोई यहाँ है, तो आइए चर्चा करें कि इस रक्त पर्दे से गुजरने के लिए इन 10 यांत्रिक जानवरों के घेरे को कैसे तोड़ा जाए। इस समय गोंगसुन जुनहाओ ने अपना मुंह खोला और सभी को देखते हुए कहा। सभी ने सिर हिलाया। इस समय यदि इस समय केवल कुछ ही लोग थे तो वे वास्तव में अपना रास्ता बना सकते थे, लेकिन अब जब इतने सारे लोग थे तो उन सभी के लिए अपना रास्ता जबरदस्ती पार करना असंभव था। यदि यह सिर्फ शो जूलिन, गोंगसुन जुनहाओ और लिनली थे, स्वाभाविक रूप से उनमें स्वाभाविक रूप से टूटने का आत्मविश्वास था, और यहाँ तक अगर यह उनमें से कुछ ही थे तो वे इन लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करेंगे और सीधे छोड़ देंगे खुद। हालांकि स्वयं के अलावा वे अपने अपने बलों के विशेषज्ञों के साथ साथ अपने अपने समुद्रों के विशेषज्ञों को भी लाए थे। इन लोगों को छोड़ा नहीं जा सकता था, इसलिए इन यांत्रिक जानवरों को कैसे पराजित किया जाए यह वर्तमान समस्या बन गई है। हर कोई इस बात को लेकर भी बहुत स्पष्ट था कि अगर उन्होंने इन यांत्रिक जानवरों से छुटकारा नहीं पाया तो वे, जो कानून के चरण के दायरे में केवल आधा कदम थे, सबसे अधिक संभावना पीछे रह जाएगी, बाहर निकलने में असमर्थ। इस समय वे केवल एक साथ काम करें। इस समय गोंगसुन जुनहाओ ने कहा, यहाँ तक अगर हम एक साथ हमला करते हैं तो हमारे लिए कानून के चरण के दायरे के इन 10 यांत्रिक जानवरों से निपटना बहुत मुश्किल होगा। सबसे अच्छा तरीका एक को लुभाना है। उनमें से कुछ दूर हैं और फिर हम पहले बाकी लोगों से निपटने के लिए मिलकर काम करेंगे। सभी ने सिर हिलाया। यह वास्तव में सबसे अच्छा तरीका था, क्योंकि ये 10 यांत्रिक जानवर स्पष्ट रूप से हर किसी की क्षमता के दायरे से बाहर थे। दूसरे शब्दों में, भले ही वे उन्हें नीचे ले जाने में कामयाब रहे, उन्हें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस समय यह निस्संदेह इसे करने का सबसे सुरक्षित तरीका था, लेकिन उन यांत्रिक जानवरों को लुभाने वाला कौन होगा? यह एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि जिस व्यक्ति ने यांत्रिक जानवरों को लुभाना चुना वह एक अकल्पनीय खतरे में था। चूंकि यह आदमी इतना शक्तिशाली है, बस उसे जाने दो। इस समय जियांग हाओ ने येज़िवेन को उपहास के साथ देखा। सबकी आंखें छलक उठीं। वास्तव में क्या येज़िवेन सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार नहीं थी? उसकी ताकत काफी थी और वह नुकसानदेह स्थिति में आए बिना जियांग हाओ से लड़ भी सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह ब्लू मून सी से आए जियांग हाओ की तुलना में डराना धमकाना आसान लग रहा था। हालांकि उसके कुछ साथी थे, जियांग हाओ के दर्जनों लोगों के शक्तिशाली पैमाने की तुलना में कोई तुलना नहीं थी। भाड़ में जाओ। इस संबंध में येज़िवेन ने केवल इस एक शब्द के साथ ठंडा जवाब दिया। येज़िवेन ऐसे सुझाव से कैसे सहमत हो सकती है जो स्पष्ट रूप से गलत इरादे से किया गया था? अगर तुम जाना चाहते हो तो अकेले जाओ। जियांग हाओ का चेहरा अचानक गिर गया, लेकिन येज़िवेन ने परवाह नहीं की। उसने जियांग हाओ के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं की। स्थिति तुरंत तनावपूर्ण हो गई। इस समय उन यांत्रिक जानवरों को लुभाने की ताकत और क्षमता रखने वाले उनमें से कुछ ही थे। जहां तक की बात है, उन यांत्रिक जानवरों को लुभाने की तो बात ही छोड़िए, वे भाग्यशाली होंगे यदि वे मौके पर ही नहीं मर गए। कानून के चरण के दायरे के इन यांत्रिक जानवरों से निपटने के लिए उनकी ताकत स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं थी। यहाँ तक जो योद्धा भी कानून के चरण के दायरे के पहले स्तर पर थे, वे भी ऐसा नहीं कर सके। समान स्तर पर भी शक्ति में भारी अंतर था, लेकिन जाहिर है कोई भी इतना मूर्ख नहीं था कि यांत्रिक जानवरों को लुभाने के लिए खुद को बलिदान करने का विकल्प चुने। दृश्य अचानक गतिरोध हो गया। फिर हम केवल अपना रास्ता मजबूर कर सकते हैं। हम में से प्रत्येक एक के लिए जिम्मेदार होगा, गोंगसुन जुनहाओ ने बेबसी से कहा। उनमें से कुछ ने इसके बारे में सोचा, यह सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। जाना, वह चिल्लाया और बाहर निकलने का बीड़ा उठाया। हर कोई थोड़ा चौंक गया, लेकिन वे भी दौड़ पड़े। भारी मात्रा में आभा बह गई, जिससे ये सोए हुए यांत्रिक जानवर लगभग तुरंत प्रतिक्रिया करने लगे। बूम! गोंगसुन जुंजी का हमला सबसे पहले आया, सीधे एक यांत्रिक जानवर के शरीर से टकराया। बिना पहरेदार यांत्रिक जानवर के शरीर को विस्फोट से खोल दिया गया और उसके शरीर पर एक बड़ी दरार दिखाई दी। यदि यह एक मानव होता तो वे पहले ही गंभीर रूप से घायल हो जाते या मारे भी जाते। यह इन यांत्रिक जानवरों का सबसे कठिन हिस्सा था। वे मृत्यु से डरते नहीं थे और उनके लिए चोटें तब तक मायने नहीं रखती थी जब तक कि यह उनके आंतरिक कार्यों को प्रभावित नहीं करती थी। बूम बूम बूम! इस समय अन्य विशेषज्ञों ने भी अपनी चाल चली। सभी प्रकार के मार्शल आर्ट हमलों ने रंगीन स्ट्रीमर्स के साथ आकाश को पार किया और बमबारी की। एक समय के लिए सभी प्रकार के विस्फोट बेतहाशा सुनाई देते हैं।
येज़िवेन ने भी सीधे तौर पर एक मशीनी जानवर को निशाना बनाया और उसके हाथ में जलता हुआ लंबा ब्लेड सीधे हवा के खिलाफ उठकर कट गया। बूम! ज्वलनशील लंबे ब्लेड ने यांत्रिक जानवर के शरीर पर एक बड़ी दरार काट दी, लेकिन यह अज्ञात था कि यह यांत्रिक जानवर किस सामग्री से बना था। लेकिन हमला, जो कानून के चरण के पहले स्तर के विशेषज्ञ को मौके पर ही आधे में विभाजित करने के लिए पर्याप्त था, इस यांत्रिक के शरीर पर केवल एक दरार काटें जानवर, पशु, क्रूर व्यक्ति, चौपाया। हालांकि दूसरों के लिए यह पहले से ही बहुत आश्चर्यजनक था। गोन्सन जुन्हाओ और अन्य को छोड़कर, भले ही ये यांत्रिक जानवर रक्षाहीन थे, बाकी सभी केवल एक छोटे से छेद में विस्फोट कर सकते थे, गंभीर चोट का उल्लेख नहीं करना। पहले दौर के बाद इन यांत्रिक जानवरों के शरीर पर कमोबेश कुछ चोटें थीं, और ये यांत्रिक जानवर जो अभी भी गहरी नींद में थे, वे भी पूरी तरह से जाग गए। गर्जन, गर्जन, गर्जन! भयानक जानवरों की दहाड़ पूरे क्षेत्र में गूंजती है, ध्वनि तरंगों में बदल जाती है जो बाहर की ओर तरंगित होती हैं। येज़िवेन ने सीधे एक मशीनी जानवर को निशाना बनाया और आगे बढ़ गई। जागृत यांत्रिक जानवरों के पास तथाकथित अनुकूलन अवधि बिल्कुल नहीं थी और सीधे लड़ने वाली मशीनों की स्थिति में प्रवेश किया। उस जगह पर इस भयंकर जानवर ने येज़िवेन को नोच डाला और उसके विशाल नुकीले पंजों ने आसमान को फाड़ दिया, जिससे येज़िवेन की मौके पर ही मौत हो गई। येज़िवेन के पैर की उंगलियों ने हवा को छुआ और उसका आंकड़ा सीधे सैकड़ों मीटर दूर बह निकला। इस घातक पंजे के हमले से बाल बाल बच गया। गर्जन! एक क्रूर पशु दहाड़ सुनाई दी और उस मशीनी जानवर ने अपना रक्तरंजित मुंह खोल दिया। एक पल में आसपास के अनगिनत रक्त कीवी को चूस रहा था। फिर एक भयानक शॉकवेव सीधे उसके मुंह से निकली और सीधे येज़िवेन की ओर चली गई। येज़िवेन ने अपने हाथ फैलाए और सुनहरी दिव्यता ने तुरंत उसके सामने एक सुनहरी ऊंची दीवार खड़ी कर दी और फिर भयानक शॉकवेव ऊंची दीवार पर फूट पड़ी। येज़िवेन अपने हाथों से अपने शरीर पर पड़ने वाले भयानक प्रभाव को महसूस कर सकता था। मेरे लिए तोड़ो! येज़िवेन चिल्लाया और उसके हाथों ने सीधे अनगिनत सुनहरी बत्तियां बुझा दीं। इस शॉकवेव के अपना सबसे बड़ा प्रभाव खो देने के बाद येज़िवेन ने उसे मौके पर ही तोड़ दिया। गर्जन! एक भयानक जानवर की दहाड़ सुनाई दी और येज़िवेन के सदमे की लहर को अलग करने के बाद उसने पाया कि यह यांत्रिक जानवर पहले ही उसके सामने आ गया था और समय बिल्कुल सही था और लगभग कोई हिचकिचाहट नहीं थी। हालांकि इस यांत्रिक जानवर में एक सामान्य व्यक्ति की बुद्धि नहीं थी, लेकिन जब लड़ाई की प्रवृत्ति की बात आती है तो यह पहले से ही कई लोगों की तुलना में बहुत अधिक अत्याचारी था। यांत्रिक जानवर ने अपना खूनी मुंह खोला और येज़िवेन की ओर थोड़ा सा काटा और उसके तेज दांतों ने लोगों को रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास दिया। बिग बैंग स्टारडस्ट फिस्ट! येज़िवेन जोर से चिल्लाई और जोरदार रियल एलिमेंटल एनर्जी सभी दिशाओं में बह निकली। उसने अपने हाथ में अनगिनत तारों की शक्ति को संघनित किया और उसे एक विशाल तारे में बदल दिया। फिर उसने उसे अपने मुंह में दबा लिया। टकराना! तू ज़िवेन की मुट्ठी सीधे एक विशाल नुकीले दांत पर लगी और भयानक मुट्ठी की ताकत ने सीधे इस नुकीले दांत को मौके पर ही तोड़ दिया और इस यांत्रिक जानवर को भी बड़ी ताकत से उड़ते हुए भेजा गया। केवल एक ही बार में इस मशीनी जानवर को येज़िवेन ने पूरी तरह से दबा दिया था। इस समय येज़िवेन के पास अंततः अन्य युद्ध क्षेत्रों पर लड़ाई पर ध्यान देने का मन था। हालांकि गोन्सन जुन्हाओ और अन्य अकेले इन यांत्रिक जानवरों से लड़ रहे थे, वास्तव में वे नुकसान में नहीं थे और उन्होंने अपनी अत्याचारी ताकत दिखाई। उनके अलावा जियान वुशुन, ये कियान और गाओ हुआन एक यांत्रिक जानवर को वापस पकड़ने के लिए सेना में शामिल हो गए और यह उनके लिए बस केक का एक टुकड़ा था। यहाँ तक खुद ये कियान भी बिना किसी नुकसान के इस यांत्रिक जानवर के खिलाफ लड़ने में सक्षम थी। लेकिन इन कुछ टीमों के अलावा भले ही योद्धाओं की संख्या इन यांत्रिक जानवरों से कहीं अधिक हो, इन यांत्रिक जानवरों के हमले के तहत वे धीरे धीरे हार गए। इस समय इन यांत्रिक जानवरों के सामने अधिक लोगों के होने का लाभ कुछ भी नहीं लग रहा था। यह देखते हुए कि जियान वुशुन, ये कियान और अन्य एक यांत्रिक जानवर को रोकने में सक्षम थे, अंततः येज़िवेन को राहत मिली। अभी उसने केवल एक पल के लिए दूसरी जगहों पर ध्यान दिया, लेकिन वास्तव में उसकी चाल बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। जिस क्षण मशीनी जानवर नष्ट हो गया, वह पहले ही उसका पीछा करने के लिए एक बड़ा कदम आगे बढ़ा चुका था। उसके हाथ में लंबी ज्वाला कृपाण एक जादुई कृपाण से जुड़ी हुई थी और यह और भी भयंकर रूप से जल गई। शुआ! उसकी आकृति अचानक गायब हो गई और जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही उस यांत्रिक जानवर के सामने था। उसके हाथ में लंबी कृपाण सीधे विशाल आकाश को काटती है और अचानक यह इस यांत्रिक जानवर की छाती में चुभ जाती है। हालांकि येज़िवेन को नहीं पता था कि यह यांत्रिक जानवर किस तरह की सामग्री से बना है और यह बहुत मजबूत था, लेकिन येज़िवेन के पृथ्वी स्तर के लंबे ब्लेड के सामने यह केवल एक पल के लिए ब्लॉक करने में सक्षम था और सीधे अंदर घुस गया था। येज़िवेन भी नहीं जानते थे कि इस यांत्रिक जानवर की कमजोरी कहाँ थी। आखिरकार यांत्रिक जानवर उन भयंकर जानवरों की तरह नहीं थे जहां सिर्फ छाती और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु थे। गर्जन! यह यांत्रिक जानवर दहाड़ा और इसका विशाल अग्रपंजा लगभग बिना किसी विराम के नीचे पटक दिया।
तेज और जरूरी। जाहिर है छाती इस यांत्रिक जानवर का कमजोर बिंदु नहीं थी। शुआ, उसके अगले पंजे ने येज़िवेन के शरीर को सीधे पकड़ लिया और येज़िवेन, जिसे सीधे पंजे से मौत के घाट उतार दिया जाना चाहिए था, सुनहरी रोशनी की एक गेंद में बदल गया और गायब हो गया। जब आसपास के लोगों ने येज़िवेन की तरफ स्थिति देखी तो वे मौके पर ही हक्का बक्का रह गए, लगभग मौत से डर गए। यह येज़िवेन बहुत भयानक है, वह मशीनी जानवर उसके सामने बस एक खिलौने की तरह है, वह उसके साथ जैसा चाहे खेल सकता है। अन्य लोग बिना किसी नुकसानदेह स्थिति में आए यांत्रिक जानवरों से लड़ सकते हैं, यह पहले से ही बहुत भयानक है। येज़िवेन इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्या वह वास्तव में एक इंसान है? वह सिर्फ एक कुकर्मी आह है। हर कोई भावना के साथ आह भर रहा था और तुलना में उनके पास इतने सारे लोग थे, लेकिन यांत्रिक जानवरों के साथ लड़ाई में वे कदम दर कदम पीछे हट रहे थे। दोनों पक्षों का एक ही सांस में उल्लेख नहीं किया जा सकता था। इस समय येज़िवेन की लड़ाई ने आखिरकार ज़ियाहू जुएलान और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया, और येज़िवेन को इतनी आसानी से यांत्रिक जानवरों को दबाते हुए देखकर वे तुरंत कुछ चकित रह गए। इसमें इतना अच्छा क्या है? ये यांत्रिक जानवर तेज और शक्तिशाली से ज्यादा कुछ नहीं है, उनके पास बस कोई मार्शल कौशल नहीं है, और येज़िवेन ने इन यांत्रिक जानवरों को इन दो पहलुओं में पूरी तरह से दबा दिया। यही कारण है कि वह इतना कुशल और आराम से, यदि उसे समान स्तर के मार्शल कलाकार से बदल दिया गया तो वह इतना निश्चिंत कैसे हो सकता है? किसी ने तिरस्कारपूर्वक सच्चाई की ओर इशारा किया। हर कोई मूर्ख नहीं था और लगभग तुरंत इन प्रमुख बिंदुओं के बारे में सोचा और तुरंत एक के बाद एक सिर हिलाया। हर किसी के लिए यांत्रिक जानवर एक बड़ा खतरा थे, लेकिन येज़िवेन के लिए यह वास्तव में मार्शल कलाकार के समान स्तर की तुलना में बहुत आसान था। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही इस यांत्रिक जानवर क्लैंक के ऊपर था। येज़िवेन के हाथ में ज्वलनशील लंबा ब्लेड पागलों की तरह जल गया और हमले की अगली लहर लगभग बिना किसी विराम के फूट पड़ी। पुची, येज़िवेन की आकृति तेजी से खत्म हो गई और लंबा ब्लेड सीधे उसके सिर में घुस गया। इसका सिर जाहिर तौर पर इसकी छाती से ज्यादा मजबूत था। येज़िवेन का लंबा ब्लेड अप्रत्याशित रूप से थोड़ी देर के लिए सीधे उसके सिर में वार नहीं कर सका। यह बस एक पल के लिए रुका और जानवर का पंजा उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। येज़िवेन की आकृति एक बार फिर गायब हो गई और जानवर का पंजा सीधे खाली हवा पर झपटा। इस यांत्रिक जानवर का सामना करते समय येज़िवेन आराम से थी, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी मार्शल आर्ट नहीं जानता था, इसलिए इसके विपरीत इससे निपटना आसान था। मार्शल आर्ट क्या था? यह किसी की ताकत का 100% या किसी की क्षमता का 1000% प्रदर्शित करना था। हालांकि कुछ लोगों ने पहले से ही उस बिंदु तक प्रशिक्षण ले लिया था जहां भारी तलवार का कोई किनारा नहीं था और केवल अपने हाथ या एक लात को ऊपर उठाने से बड़ी शक्ति उत्पन्न हो सकती थी। यह केवल तभी संभव था जब उन्होंने अपने मार्शल कौशल को अत्यधिक उच्च स्तर तक प्रशिक्षित किया होता। लेकिन ये यांत्रिक जानवर मार्शल आर्ट नहीं जानते थे और जबरन हमला करने के लिए केवल अपनी अत्याचारी ताकत और गति पर भरोसा कर सकते थे। येज़िवेन का सामना करने पर, जो सभी पहलुओं में उनसे बेहतर था, वे तुरंत एक नुकसानदेह स्थिति में आ गए। हालांकि इसने वास्तव में येज़िवेन को इस यांत्रिक जानवर के कमजोर बिंदु की पुष्टि करने की अनुमति दी। सामान्यतया स्थान जितना अधिक संवेदनशील होता है, रक्षा उतनी ही मजबूत होती है। तुरंत पुष्टि करने के बाद येज़िवेन ने सीधे अपने पैर पटक दिए और उसका फिगर एक बार फिर से बह गया, लगभग सभी की आंखों के सामने से गायब हो गया। उस यांत्रिक जानवर के सामने अंतरिक्ष में एक लंबा ब्लेड अचानक दिखाई दिया और सीधे यांत्रिक जानवर के सिर पर गिर गया। बूम! भयानक विशाल बल सीधे इस यांत्रिक जानवर को सीधे फर्श में दुर्घटनाग्रस्त कर देता है, सीधे इसमें धंस जाता है। कोई भी देख सकता है कि वास्तव में यह झटका कितना बल था। और जैसे ही येज़िवेन इस मशीनी जानवर को अंतिम झटका देना जारी रखने वाली थी, अचानक उसके दिल में एक बेहद खतरनाक भावना ने छलांग लगा दी। लगभग सहज रूप से उसने अपने पैरों को जमकर पटका और उसकी आकृति सीधे कुछ 100 मीटर पीछे चली गई। बूम! जमीन से एक विशाल विस्फोट की आवाज आई और जमीन में एक विशाल छेद को नष्ट करते हुए एक विशाल हाथ का निशान आकाश से नीचे गिरा। येज़िवेन ने मुड़कर देखा और अप्रत्याशित रूप से यह जियांग हाओ था जिसने एक चाल चली थी, और न केवल उसने चुपके से हमला किया बल्कि सीधे येज़िवेन की ओर भागा। उसके पीछे वह मशीनी जानवर भी पागलों की तरह उसका पीछा करता रहा। धिक्कार है, इस समय तुम वास्तव में मुझ पर चुपके से हमला करना चाहते हो, येज़िवेन ने गुस्से में कहा। येज़िवेन के सवाल के सामने जियांग हाओ ने कोई जवाब नहीं दिया और बस ठंडेपन से येज़िवेन की ओर दौड़ पड़े। बेशर्म! जब जियान वुशुंग और अन्य लोगों ने देखा कि जियांग हाओ वास्तव में येज़िवेन को मारने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने तुरंत उसे शाप दिया, लेकिन यह बेकार था। जियांग हाओ ने बिल्कुल परवाह नहीं की। ऐसा लग रहा था कि उसने पहले ही येज़िवेन को मारने के लिए अपने दिल को मजबूत कर लिया था। लेकिन इस समय हर कोई इन यांत्रिक जानवरों द्वारा पीछे खींचा जा रहा था और उनके लिए येज़िवेन का समर्थन करना असंभव था। सब अपनी अपनी बातों में मशगूल थे। इस समय वे अचानक समझ गए कि शायद यह भी जियांग हाओ की योजना थी।
वह यांत्रिक जानवर को रोकने के लिए हर किसी का उपयोग करना चाहता था और समय आने पर वह येज़िवेन का सिर काट देगा और अपना बदला लेगा। तब वह तीसरे पक्ष के लाभों को प्राप्त करने में सक्षम होगा और जिन योद्धाओं को भारी नुकसान हुआ था उनकी संपत्ति ब्लू मून समुद्री क्षेत्र की संपत्ति बन जाएगी। इस इच्छाधारी सोच को बुरा नहीं कहा जा सकता था। एक सफ़ेद हथेली सीधे ऊपर से नीचे गिरी और एक असीम गिरते हुए चांद की अवधारणा में परिवर्तित हो गई, जिसने सीधे येज़िवेन को दबा दिया। यह जियांग हाओ की प्रसिद्ध खोई हुई तकनीक थी, चंद्रमा की हथेली का गिरना। इस समय येज़िवेन दूसरे यांत्रिक जानवर का पीछा करने और उसे मारने के मूड में नहीं थी। उसने तुरंत अपने वेरी फार सेबर क्यूई को जुटाया और अपना हाथ लहराया। पलक झपकते ही एक ज्वाला कृपाण क्यूई आसमान से नीचे गिर गई। हालांकि वह जियांग हाओ द्वारा लगभग पकड़ लिया गया था, लेकिन येज़िवेन की गति बहुत तेज थी और उसने तुरंत अपने हमले को समायोजित किया। ज्वाला सेबर क्यूई ने जल्दी से पूरे आकाश को जला दिया, जैसे कि सब कुछ जलकर शून्य में जा रहा हो। बूम! वह गोल चमकीला चांद आग की लपटों से जल रहा था। यह गोल आग के गोलों के एक समूह की तरह लग रहा था, लेकिन यह और भी भयानक आभा लिए हुए था क्योंकि यह येज़िवेन की ओर टूटा। इस ज्वाला के कारण पुस्तक में किंचित भी परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि इन ज्वालाओं से यह चंद्रमा और भी भयानक हो गया। येज़िवेन, सावधान! ये कियानिकियन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसे याद दिलाता था, अस्थायी रूप से तेज धार से बचें। कौन जानता था, येज़िवेन ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने सुना ही नहीं और सीधे उससे मिलने के लिए आगे बढ़ा। बूम! येज़िवेन और वह उग्र चंद्रमा भयंकर रूप से टकराए और एक भयानक क्यूई लहर फूट पड़ी। उस विस्फोट के बीच में येज़िवेन एक देवता की तरह था जो हवा के बीच में खड़ा था और सीधे गिरते हुए चांद की अवधारणा को तोड़ दिया। क्या ऐसा हमला वह वास्तव में इसे अपने नंगे हाथों से अलग कर सकता है? अंत में वह किस तरह की शक्ति तकनीक का अभ्यास कर रहा है? ये कियानकियान की चमकीली आंखें भी अविश्वास से भरी हुई थीं। हालांकि वह जानती थी कि येज़िवेन की शारीरिक साधना अच्छी थी, लेकिन यह इस हद तक दबंग होने जैसी बात नहीं थी। लेकिन इस समय जियांग हाओ पहले ही येज़िवेन के सामने आ चुका था। मूल रूप से उसने येज़िवेन को बिना तैयारी के पकड़ने की योजना बनाई थी और उसकी चंद्रमा हथेली गिरने के कारण उत्पन्न भ्रम का लाभ उठाकर उसे एक झटके में मारने की योजना बनाई थी। लेकिन किसने सोचा होगा कि येज़िवेन वास्तव में विरोध करेगी और यहाँ तक अपनी चंद्रमा की हथेली के गिरने की अवधारणा को तोड़ देगी। यहाँ तक उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी और अचानक डर से पीला पड़ गया। लेकिन इस समय उसने येज़िवेन को मुस्कुराते हुए देखा। मैं तुम्हारे साथ परेशानी करने नहीं आया था, लेकिन तुमने वास्तव में मेरे खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की तो तुम यहाँ मर जाओगे। येज़िवेन ने अपने दिल में मारने का इरादा नहीं छिपाया। मूल रूप से वह गंभीर रूप से घायल जियांग हाओ को ढूंढना चाहता था। यदि यह महल के गेट के बंद होने के कारण नहीं होता तो उसने जियांग हाओ को ढूंढ लिया होता और एक झटके में उसे मार डाला होता। हालांकि इस महीने में जियांग हाओ के शरीर पर लगी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थीं और उनकी ताकत भी चरम पर पहुंच गई थी, लेकिन साथ ही येज़िवेन की ताकत हाफ स्टेप लॉ के चरम पर पहुंच गई थी। चरण क्षेत्र इस महीने में और एक महीने पहले की तुलना में यह था पहले से बहुत मजबूत। अभी के लिए उसके लिए जियांग हाओ के घायल होने या न होने से कोई अंतर नहीं था। धिक्कार है! सूरज उगता है, चांद डूबता है। वह जोर से चिल्लाया और अपनी हथेली से पटक दिया। सूर्य के उगने और चंद्रमा के अस्त होने का एक दृश्य आकाश से नीचे आया, मानो पूरी दुनिया में सब कुछ इस शाश्वत तस्वीर से बदल दिया गया हो। येज़िवेन ने कुछ नहीं कहा और बस एक मुक्का मारा। यह पंच विशाल आकाश के माध्यम से कट गया और सीधे गिरती चांद हथेली की कलात्मक अवधारणा में विस्फोट हो गया। ऐसा नहीं लगता था कि इसमें कोई शक्ति है, लेकिन जब वह पंच गिरती चांद हथेली की कलात्मक अवधारणा में विस्फोट हो गया, वह पेंटिंग जो शाश्वत रूप से अपरिवर्तित लग रही थी एक पल में धमाके के साथ टूट गई। ऐसा हो ही नहीं सकता। जियांग हाओ हैरान था, कैसे उसकी पूरी ताकत की हथेली को येज़िवेन आसानी से तोड़ सकता था। यह असंभव था। यहाँ तक अगर येज़िवेन ने इसे जबरन तोड़ने के लिए क्रूर बल का इस्तेमाल किया तो यह इतना चौंकाने वाला नहीं होगा। आपको शायद उम्मीद नहीं थी कि मैंने पहले ही आपकी सभी कमजोरियों को देख लिया है। येज़िवेन बुरी तरह मुस्कराए। उसने जियांग हाओ की मार्शल आर्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी आत्मा की उस फुसफुसाहट में प्राप्त कर ली थी। उसने जियांग हाओ की मार्शल आर्ट के सार को उल्टने के लिए रहस्यमयी जगह का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा उन्होंने अपनी मार्शल आर्ट की कुछ छिपी हुई कमजोरियों का भी पता लगाया था। यह भी कहा जा सकता था कि येज़िवेन अब जियांग हाओ की तुलना में इन मार्शल आर्ट की ताकत और कमजोरियों को बेहतर समझती थी। हालांकि इसके लिए उन्हें लाखों करोड़ों पत्थर खर्च करने पड़े, लेकिन उनके लिए यह सब इसके लायक था। उनके कई तुरुप के पत्ते बार बार क्यों नहीं निकाले जा सकते थे? आश्चर्य के तत्व के अलावा यह इसलिए भी था क्योंकि अगर वे दूसरों द्वारा देखे जाते तो वे पहले पर होते। तब उनकी शक्ति उतनी महान नहीं होगी। इसी तरह अगर इन मार्शल आर्ट को दूसरों ने देखा तो यह एक भयानक बात होगी।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने कैसे प्रतिक्रिया दी, दूसरों की नज़र में यह खामियों से भरा होगा। ऐसे में जीतना नामुमकिन था। वह आत्मा का वार। जियांग हाओ अचानक डर से पीला पड़ गया। आखिरकार उसे समझ में आ गया कि ये शिवेन उसकी चालों की कमजोरियों को इतनी आसानी से क्यों देख पा रहा था। उसने पहले ये शिवेन के साथ कभी लड़ाई नहीं की थी, इसलिए एकमात्र संभावित समस्या आत्मा का छोटा होना था। उस युद्ध के बाद आत्मा के उस ताने बाने का उससे संपर्क टूट गया था। यहाँ तक वह यह भी नहीं जानता था कि अंत में यह स्वयं नष्ट हो गया था या नहीं। यदि यह स्वयं नष्ट नहीं हुआ होता और इसके बजाय ये जिवेन के हाथों में पड़ जाता तो इसके परिणाम अकल्पनीय रूप से गंभीर होते। इस समय वह पछताने लगा। हालांकि यह केवल एक पल के लिए था, क्योंकि अब पछताना बेकार था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आत्मा का वह कण भी ये जिवेन के हाथों में पड़ गया तो वह 1 महीने के समय में कुछ भी देखने में सक्षम नहीं होगा। वह ये जिवेन के रहस्यमय स्थान के अस्तित्व को नहीं जानता था, अन्यथा वह ऐसा नहीं सोचता। और इस समय उसके पीछे खूंखार जानवर भी आ गया था, लेकिन वह सीधे आगे नहीं बढ़ा। जाहिर है यह इस बात पर विचार कर रहा था कि लड़ाई में शामिल होना है या नहीं। हालांकि इसमें कोई चेतना नहीं थी, लेकिन क्योंकि यह सिर्फ एक साधारण लड़ाई मशीन थी, यह भी समझ गया कि उसके सामने 2 लोगों की लड़ाई एक निश्चित डिग्री तक पहुंच गई थी। थोड़ी देर के बाद यह 2 लोगों के युद्ध के घेरे से हट गया और सीधे पास के योद्धाओं की टीम की ओर बढ़ गया। और दूसरी तरफ यांत्रिक जानवर, जिसे ये जिवेन ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था, वह भी दूसरों की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। मूल रूप से यह कहा जा सकता है कि स्थिति को संतुलित माना जा सकता है, लेकिन अचानक इन 2 यांत्रिक जानवरों की भागीदारी के साथ यह पूरी तरह से यांत्रिक जानवरों के पक्ष में झुक गया। अचानक हर कोई जियांग हाओ को कोसने लगा, क्योंकि अगर जियांग हाओ ने अचानक ये शिवेन पर चुपके से हमला नहीं किया होता और उस मशीनी जानवर को नीचे नहीं गिराया होता तो यह स्थिति कैसे हो सकती थी। कुछ ही समय में 1 दर्जन से अधिक लोगों को मशीनी जानवरों ने काटकर मार डाला था। हालांकि ये यांत्रिक जानवर मार्शल आर्ट नहीं जानते थे, लेकिन जब गति और शक्ति की बात आती है तो वे कई योद्धाओं से बहुत ऊपर थे और उनके पास ये जिवेन की क्षमता नहीं थी। इस समय इन अजेय यांत्रिक जानवरों का सामना करते हुए वे अचानक हार के लक्षण दिखाने लगे। 2 भाइयों, अब एकजुट होने और इन यांत्रिक जानवरों के खिलाफ लड़ने का समय है। क्या आप दोनों पहले अपनी शिकायतें दूर कर सकते हैं? शो ज़ुलिन इस समय दिखाई दिया और चिल्लाया। पहले वह एक शांतिदूत के रूप में काम कर रही थी, लेकिन अब वह केवल खुद को संभाल कर फिर से प्रकट हो सकती थी। पहले तुम मुझे इस जियांग हाओ को मारने देते तो सब कुछ ठीक हो जाता। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, अपने शब्दों में जानलेवा इरादे को जरा सा भी छिपाते हुए। नहीं, अब बहुत देर नहीं हुई है। इस अस्थिर कारक का सिर काटने के लिए मेरी प्रतीक्षा करो, फिर मैं जाकर तुम्हारी मदद करूंगा। कमीने, तुमने क्या कहा? जियांग हाओ अचानक उग्र हो गया। जब से उसने अनुमान लगाया था कि उसकी आत्मा का वार ये जिवेन के हाथों में पड़ गया था, उसने अचानक अपना आपा खो दिया था। मैंने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ, ये जिवेन ने उपहास किया। उसने अपनी 5 उंगलियों को मुट्ठी में जकड़ लिया और अनगिनत तारों की शक्ति को सीधे संघनित कर दिया। एक विशाल तारा उसके हाथ में संघनित होकर टूट गया। अभी उसे केवल मारने की इच्छा थी और कुछ नहीं। जियांग हाओ के चुपके हमले ने पहले ही उसके उल्टे पैमाने को छू लिया था। उसके लिए जियांग हाओ पहले से ही एक अस्थिर कारक था और उसे मारना पड़ा। जियांग हाओ असहाय था और स्थिति को उलटने की कोशिश करते हुए उत्तराधिकार में कुछ ताड़ के प्रहार शुरू कर दिए, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने किस चाल का इस्तेमाल किया, ऐसा लगता था कि ये जिवेन के साथ उसका टेलीपैथिक संबंध था और वह तुरंत उसकी चालों की कमियों और कमजोरियों को जानता था और फिर आसानी से उसे हरा देता था। अनगिनत कलात्मक अवधारणाएं टुकड़ों में बिखर गईं, जैसे टूटे हुए कांच के टुकड़े क्रिस्टल की तरह चमकते हुए जमीन पर फिसलते हुए। जियांग हाओ बार बार पीछे हटे। इस समय वह पहले से ही पीछे हटने का इरादा रखता था। ये जिवेन की ताकत उससे कम नहीं थी और इससे भी महत्वपूर्ण बात, वह नहीं जानता था कि कैसे, लेकिन ये जिवेन ने वास्तव में अपनी कई मार्शल आर्ट की कमजोरियों को समझ लिया था, जिससे उसके लिए उसके खिलाफ लड़ना लगभग असंभव हो गया था। क्या आप पागल होने के लिए चंद्रमा की हथेली गिरने पर भरोसा नहीं करते? आज मैं तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट के तहत मरने दूंगा, ये जिवेन ने उपहास किया। उसने अपना बायां हाथ घुमाया और अप्रत्याशित रूप से एक चमकीला चांद उसके हाथ में दिखाई दिया और धीरे धीरे ऊपर उठा। यह जियांग हाओ का प्रसिद्ध अद्वितीय कौशल था, चंद्र हथेली का गिरना। इस समय यह अप्रत्याशित रूप से ये शिवेन के हाथों में फिर से प्रकट हो गया था। यह कैसे संभव है? जियांग हाओ ने ये जिवेन को अविश्वसनीय रूप से देखा। अगर ये जिवेन ने अपनी मार्शल आर्ट की कुछ कमजोरियों को देखा था तो यह अभी भी समझ के दायरे में थी। अगर वो ये जिवेन की जगह होता तो वो दूसरों की मार्शल आर्ट की कुछ कमजोरियों को अपनी मर्जी से देख पाता। लेकिन समस्या यह थी, ये जिवेन ने वास्तव में चंद्र हथेली को गिराना सीखा था और उसके शुद्ध रूप को देखकर वह डर गया था कि चंद्र हथेली को गिराने की उसकी महारत उससे भी बेहतर थी। यह सबसे अविश्वसनीय बात थी।
वह फॉलिंग मून पाम तकनीक के कारण अजेय था, इसलिए वह इस हस्तरेखा तकनीक की अजेयता और इसके अभ्यास की कठिनाई के बारे में बहुत स्पष्ट था। उसने इतने सालों तक अभ्यास किया था, लेकिन वह केवल इस स्तर तक पहुंचा था, लेकिन ये ज़िवेन ने केवल 1 महीने का अभ्यास किया था और अप्रत्याशित रूप से वह इस स्तर तक पहुंच गया था। यह बिल्कुल असंभव था, यह पहले से ही उनकी कल्पना से कहीं अधिक था। वह सोच भी नहीं सकता था कि किसी की जन्मजात प्रतिभा इतनी ऊंची हो सकती है। उसे हमेशा एक जीनियस कहा जाता था, लेकिन यह चाहना कि वह 1 महीने में इतनी हद तक फॉलिंग मून पाम की खेती करे असंभव था। एक जीनियस तो दूर, एक राक्षसी जीनियस भी ऐसा नहीं कर पाएगा। अन्यथा वे योद्धा कलाकार जिन्होंने सैकड़ों वर्षों या यहाँ तक कि हजारों वर्षों तक साधना की थी, उन्होंने स्वयं को मार डाला होता। हालांकि उसे नहीं पता था कि एक शिवेन का रहस्यमय स्थान कितना शक्तिशाली था। ये ज़िवेन के पास प्रबुद्ध मन वाला प्राचीन वृक्ष था। जब तक उसके पास पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति होगी, उसकी साधना गति एक सामान्य कुकर्मी की तुलना में 100 गुना तेज होगी। वास्तव में एक साधारण राक्षसी प्रतिभा से भी 1000 गुना तेज। वास्तव में कोई भी समय बाधा उसके सामने तैरते बादलों की तरह होगी। यह वास्तव में फॉलिंग मून पाम है। इस ये ज़िवेन ने वास्तव में फॉलिंग मून पाम सीखा है। हे भगवान, यह कैसे हो सकता है? ये ज़िवेन भी गिरती चांद हथेली को कैसे सीख सकता है? कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी आसानी से जियांग हाओ के सभी आक्रामक हमलों को हराने में सक्षम था। यह पता चला है कि उसने गिरती हुई चंद्र हथेली का भी अभ्यास किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इस हस्तरेखा तकनीक के सभी फायदे और कमजोरियों को जानता है। कोई आश्चर्य नहीं कि जियांग हाओ उसका मुकाबला नहीं है। ये ज़िवेन के गिरते हुए चंद्र हथेली की बात ने भी सबको चौंका दिया था। सभी को ऐसा लग रहा था जैसे किसी भूत को देख लिया हो। अगर यह सिर्फ एक साधारण मार्शल आर्ट होता तो यह कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन यह एक गुप्त तकनीक थी। इसे कोई कैसे सीख सकता है? यह बहुत अजीब था। यह क्यों असंभव है? जब से आपने मेरे खिलाफ साजिश रची है, यह पहले ही तय हो चुका है। ये ज़िवेन ने उपहास किया। उसने अधिक व्याख्या नहीं की और अपनी हिम श्वेत हथेली को पलट दिया। तुरंत ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया उल्टी हो गई हो। आसमान में चमकीला चांद अचानक गिरने लगा और पूरी दुनिया सीधे जियांग हाओ की ओर कुचल गई। जियांग हाओ ने फॉलिंग मून पाम को तेजी से शूट किया। यह उसकी सबसे मजबूत गुप्त तकनीक थी और यह ये ज़िवेन के साथ जैसे को तैसा टकराव था। हालांकि ये ज़िवेन की तुलना में उनका फॉलिंग मून पाम स्पष्ट रूप से शुरू से ही एक नुकसानदेह स्थिति में आ गया था। आखिरकार ये ज़िवेन ने शुरू से ही अपनी गिरती चांद हथेली की कमजोरी को समझ लिया था। ये ज़िवेन ने अपनी गिरती चांद हथेली को आसानी से कुचल दिया था, और जब जियांग हाओ ने इसी तरह से ये ज़िवेन की गिरती चांद हथेली की कमजोरी पर हमला करना चाहा, तो उन्हें दुख हुआ कि उन्हें पता चला कि उनका कई वर्षों का अभ्यास ये ज़िवेन के 1 महीने के अभ्यास जितना संपूर्ण नहीं था। गिरते हुए चंद्र हथेली की सभी कमजोरियों के बारे में उसकी समझ ये ज़िवेन की तुलना में बहुत कम थी। चूंकि ये ज़िवेन पहले से ही अपने गिरते चांद की हथेली की कमजोरी को जान चुका था, तो वह इससे बचाव कैसे नहीं कर सकता था। वो ये ज़िवेन की हथेली की हवा को हिला नहीं सका। टकराना। ये ज़िवेन की तार की हवा सीधे जियांग हाओ के शरीर पर गिरी और सीधे उसके शरीर पर सभी बचावों को कुचल दिया। क्या आंतरिक कवच, क्या बाहरी कवच, सब कुछ पल भर में ढह गया। ये ज़िवेन की हथेली की ताकत भयानक थी। पफ! जियांग हाओ ने मौके पर मुंह भर खून बहाया और एक गेंद की तरह वह सीधे जमीन पर गिर गया। वह पस्त था और थक गया था, और यह अज्ञात था कि उसके शरीर की कितनी हड्डियां टूट गई थीं। इस समय उन्होंने अपनी नाराजगी की परवाह नहीं की। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार बचा था, और वह था कि ये ज़िवेन के हाथों से कैसे बचा जाए। शुआ! उनका फिगर सीधे ब्लड कर्टन की दिशा में निकल गया। इस समय उन यांत्रिक जानवरों को आकर्षित किया गया था, और रक्त के पर्दे के सामने कोई भी पहरा नहीं दे रहा था। जब तक वो खून के पर्दे के रास्ते में बचता, वो एक ज़िवेन के पीछा से पूरी तरह से बच सकता था। यह अफसोस की बात थी कि उसकी योजना बहुत अच्छी थी, लेकिन ये ज़िवेन का दिल पहले से ही मारने के इरादे से उबल रहा था, तो वह अपने प्रतिद्वंद्वी को अपनी इच्छानुसार कैसे करने दे सकता था। वह तुरंत आगे बढ़ा। तुम बचना चाहते हो? ये ज़िवेन की आकृति सीधे प्रकाश की एक धारा में बदल गई, जो सितारों और चंद्रमा का पीछा कर रही थी। जिसके बारे में बोलते हुए ये ज़िवेन की गति जियांग हाओ की गति से तेज थी, और कुछ ही पलों में उसने जियांग हाओ के साथ पकड़ बना ली थी। जियांग हाओ ने सिर्फ यह माना था कि हर कोई यांत्रिक जानवरों द्वारा अवरुद्ध था, इसलिए कोई भी ये ज़िवेन को नहीं बचा सकता था, लेकिन अब यह पता चला कि उसने खुद को पैर में गोली मार ली थी, और क्योंकि सभी यांत्रिक जानवरों द्वारा अवरुद्ध थे, कोई भी बचाव नहीं कर सकता था उसे, यहाँ तक ब्लू के चिंतित स्वामी भीमुनसी एरिया के पास उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं था। ये ज़िवेन के हाथ में एक बार फिर से चमकीला चांद निकला, और एक बैकहैंड थप्पड़ के साथ आसमान में चमकते चांद की एक तस्वीर निकली और जियांग हाओ की पीठ पर जमकर छाप पड़ी। इस बार जियांग हाओ अचंभे में फंस गया था, और इस बार उसके पास लगभग कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने घटनास्थल पर मुंह भर खून बहाया और उसका शरीर सीधे खून के पर्दे में जा गिरा।
लेकिन हर किसी के आश्चर्य के लिए रक्त पर्दा एक उप अंतरिक्ष का प्रवेश द्वार नहीं था, न ही यह तथाकथित पलायन मार्ग था। जियांग हाओ का सिर सीधे खून के पर्दे से टकराया। उसका सिर वास्तव में पिघलने लगा और उसके शरीर के वे हिस्से जो खून की दीवार को छूते थे भी पिघलने लगे। वह तुरंत दर्द से कराह उठा और कुछ देर बाद ही उसका शरीर पूरी तरह से पिघल गया। हर कोई हैरान रह गया। सामने का दृश्य देखकर वे अवाक रह गए। यदि जियांग हाओ ये जिवेन के हाथों मर गया होता तो यह ठीक होता। आखिरकार सभी ने ये शिवेन की ताकत देखी थी और वे इसके लिए पहले से ही मानसिक रूप से तैयार हो चुके थे। लेकिन अब जियांग हाओ उस रक्त की दीवार से पिघल गया था और जब सभी ने उस रक्त की दीवार को देखा तो उन सभी के चेहरे पर एक भयानक भाव था। यह कैसी स्थिति थी? हर कोई यहाँ अपने जीवन के लिए लड़ने आया था और किस लिए? क्या यह इस शापित महल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष नहीं करना था? लेकिन किसने सोचा होगा कि यह रास्ता, जिसे हर कोई जीवन रेखा के रूप में देखता था और इन यांत्रिक जानवरों से मौत तक लड़ता था, वास्तव में एक मृत्यंत होगा। अभी अभी जियांग हाओ के भाग्य ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि यह रास्ता संभव नहीं था और तथाकथित पलायन मार्ग वगैरह मूल रूप से एक गैर मौजूद चीज थी। इस स्थिति में सभी सन रह गए और सब सहम गए। यहाँ तक ये जिवेन ने भी ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं की थी और यहाँ तक अभी अभी वह भागने के रास्ते में जियांग हाओ का पीछा करने और मारने के लिए तैयार था। जियांग हाओ जैसा व्यक्ति एक अद्वितीय नायक की तरह था और अगर उसे भागने दिया गया तो भविष्य में अंतहीन मुसीबतें आएंगी। ये शिवेन इस सच्चाई को कैसे नहीं समझ सकती थी। कई लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और इस समय वे असाधारण रूप से खुश थे क्योंकि उनमें से कई इन यांत्रिक जानवरों के उलझाव का लाभ उठाना चाहते थे और फिर सीधे उस खून के पर्दे से गुजरना चाहते थे और इस जगह को छोड़ देना चाहते थे। जहां तक दूसरों की बात है, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था और जैसा कि कहा जाता है, उनके लिए अपने लिए मरने से अच्छा है। इस समय अपनी रक्षा करने में सक्षम होना पहले से ही बहुत अच्छा था। इस समय उनके दिल असाधारण रूप से खुश थे कि उनके हाथ और पैर इतने तेज नहीं थे, वरना वे अब मरने वाले होते। लेकिन जल्द ही सबके मन में अचानक एक विचार आया, कोई साजिश थी। हाँ, वे मूर्ख नहीं थे, लेकिन वे पहले अचानक हुई घटनाओं की एक श्रृंखला से भ्रमित थे। वास्तव में वे सभी बहुत चतुर थे और मूर्ख बिल्कुल नहीं थे। खजाने के नक्शे की पिछली खबरों के साथ हर किसी का केवल एक ही अनुमान था और वह यह था कि कोई साजिश थी। मामला आसान नहीं है, कोई साजिश हो सकती है। इस समय गोंगसुन जुनहाओ ने एक यांत्रिक जानवर के उलझाव को दूर किया, उड़ गया और कहा, किसी भी मामले में चूंकि यह अब बचने का मार्ग नहीं है, यह मामला थोड़ा अजीब भी लगता है। सुरक्षा के लिए यह बेहतर है सभी को यहाँ से जाने के लिए। सभी ने सिर हिलाया। कुछ भी हो, यह मामला शुरू से ही बेहद अजीब माहौल से भरा हुआ था और उनके पास सावधान रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। टस्क टस्क, क्या हमें खोजा गया है? मैंने मूल रूप से सोचा था कि हम थोड़ा और खेल सकते हैं। क्या अफसोस है। अचानक महल की गहराई से एक आह निकली और दो खून के रंग की आकृतियां सबके सामने प्रकट हुईं, लेकिन यह खून के रंग के लबादे में दो आदमी थे। सबकी निगाहें इन्हीं दो लोगों पर टिक गईं। उनमें से एक लंबा था और उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि दूसरा थोड़ा छोटा और मोटा था। उन्होंने इन दो लोगों को इत्मीनान से सबके सामने चलते देखा, फिर नीचे झुक गए और अचानक अपने हाथों को जमीन की ओर दबा लिया। तुरंत अनगिनत रन तुरंत जमीन से बाहर कूद गए और सीधे पूरे हॉल में एक विशाल सरणी पैटर्न का गठन किया। अच्छा नहीं है, ये जीवेन जोर से चिल्लाया और उसकी आकृति तीर की तरह उछली। और जिस क्षण वह बाहर निकला, पूरा स्थल चार विशाल रक्त की दीवारों से घिरा हुआ था। ये जीवेन ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे तेज प्रतिक्रिया व्यक्त की और इससे बचने में सफल रहे। अरे, वास्तव में एक बग बच गया है, दो रक्तलाल लबादे पहने पुरुषों में से लंबे ने कहा। कोई बात नहीं, मैं उससे छुटकारा पालूंगा। मोटे लाल रंग के लबादे वाले आदमी ने उपहास किया, खड़ा हुआ और कहा, एक बग आकाश को उलट देना चाहता है। इस समय पूरी सरणी धीरे धीरे सक्रिय होती दिख रही थी। जो विशेषज्ञ इसमें फंसे हुए थे, उन्हें अचानक नीचे की सरणी से एक भयानक सक्शन महसूस हुआ। उनके शरीर में रक्त का सारा सार अनियंत्रित रूप से चूसा हुआ लग रहा था। यह है। गोंगसुन जुनहाओ ने नीचे सक्शन का विरोध करने के लिए जेन युआन को जबरन अपने शरीर में उठा लिया। लेकिन इस समय यांत्रिक जानवर द्वारा एक योद्धा लापरवाही से बह गया और उसका शरीर उड़ गया, जमीन में गिर गया। इसके तुरंत बाद ऐसा लगा कि उसका शरीर किसी चीज द्वारा चूसा गया है और एक पल में वो नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से पतला हो गया और जल्द ही एक सूखी लाश बन गया। हर कोई स्तब्ध था और मूर्खता से डरा हुआ था। यह किस प्रकार का शापित गठन था? यह इतना अजीब क्यों था? सब लोग सावधान रहें, कहीं चोट न लग जाए, नहीं तो मुझे डर है कि आपके शरीर में मौजूद रक्तसार दब न जाए और इस सरणी द्वारा अवशोषित हो जाए। गोंगसुन जुनहाओ ने जल्दी से कहा। धिक्कार है, इस सरणी के साथ क्या हो रहा है? एक योद्धा मदद नहीं कर सकता था लेकिन दहाड़ता था और उसके बगल में खूनी प्रकाश पर्दे की परत से टकराया।
इसके तुरंत बाद उसने एक दयनीय चीख निकाली, क्योंकि इस रक्त लाल प्रकाश पर्दे से उसका पूरा हाथ पूरी तरह से पिघल गया था। उसके शरीर का असली सार पूरी तरह अराजक था और वह अब अपने रक्त के सार को दबाने में सक्षम नहीं था। जल्द ही पिछले मार्शल आर्टिस्ट की तरह उसे चूसा गया। सभी ने ठंडी हवा की सांस ली। ये 4 रक्त दीवारें और पिछली रक्त दीवार, जिसे पलायन मार्ग कहा जाता था, क्या ये सब एक ही लोगों द्वारा व्यवस्थित किया गया था? यह केवल एक साजिश थी। इस समय वे यह कैसे नहीं समझ सकते थे कि वे सभी षड्यंत्रकारी थे, और यद्यपि वे नहीं जानते थे कि दूसरा पक्ष क्या करना चाहता है, यह स्पष्ट रूप से एक अच्छा इरादा नहीं था। आप क्या चाहते हैं? बोंगसुन जुनहाओ चिल्लाया। बेवकूफ, हम चाहते हैं कि तुम मर जाओ, लंबे लाल रंग के लबादे वाले आदमी ने कहा, लेकिन उसके हाथ अभी भी मजबूती से जमीन पर थे और छोड़ने का कोई संकेत नहीं था। अपने कपड़े देखो, क्या ऐसा हो सकता है? तुम रक्त संघ के अवशेष हो। इस समय जियाहू जुएलान ने कुछ सोचा था और अचानक चिल्लाया। लिनली, जो उसके बगल में थी, अचानक ऐसा लगा कि उसने कुछ सोचा है, और उसकी आंखों में अचानक तेज चमक आ गई। रक्त की दुनिया में प्रवेश करने वाले योद्धाओं के लिए वे रक्त संघ संगठन से बहुत अपरिचित थे, लेकिन अपरिचित भी नहीं थे। उनके बारे में किंवदंतियों के लिए उन्हें अक्सर अफवाह माना जाता था जब बड़ों ने उन्हें निर्दिष्ट समय के भीतर बाहर आने की चेतावनी दी थी। लेकिन इतने सालों के बाद अफवाहें सिर्फ अफवाहें थीं, और बहुत से लोग इन चीज़ों को भूलने लगे थे और भूल गए थे कि ऐसा भयानक संगठन हुआ करता था। हालांकि बहुत से लोगों ने अनुमान लगाया था कि यह आधार रक्त संघ से संबंधित हो सकता है, उन्होंने इसके बारे में अधिक नहीं सोचा। उनकी राय में रक्त संघ के लोग लंबे समय से चले आ रहे थे, लेकिन अब रक्त संघ के लोगों को देखकर वे चौंक गए। आश्चर्य कैसे न हो। टस्क टस्क, ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग बेवकूफ़ नहीं है। मैं वास्तव में तुम्हें मरने नहीं दे सकता, लाल रंग की लबादा पहने आदमी ने व्यंग्य से कहा। लेकिन कोई बात नहीं, तुम सभी को आज मरना है, इसके बारे में मत सोचो। मुझे ताज़ा खून की गंध आ रही है। आज आप हमारे रक्त संघ के सबसे बड़े रहस्य को देखने के लिए भाग्यशाली हैं कि हम रक्त संघ के लोग कैसे जीवित रहते हैं, लाल रंग की लबादा पहने आदमी ने उदासीनता से कहा। जैसा कि अधिक से अधिक योद्धा अपने शरीर में हिंसक रक्तसार को दबाने में असमर्थ थे और सूख गए थे, कुछ लाल रंग के अमृत लाल रंग के कपड़े पहने हुए आदमी के सामने सरनी के ऊपर हवा में दिखाई देने लगे। ये अमृत एक अतुलनीय रूप से शुद्ध शक्ति को बेहोश कर रहे थे। इस अमृत को रक्तयुआन अमृत कहा जाता है। यह आपके शरीर में रक्तसार से निकाला जाता है, और एक अमृत हमारे जीवन काल को 100 साल तक बढ़ा सकता है। टीएसके, यह वास्तव में एक अच्छी बात है, क्या आपको नहीं लगता? लंबे और पतले लाल रंग के लबादे वाले आदमी ने कहा। बेवकूफ, तुम बहुत ज्यादा बात कर रहे हो। इस समय थोड़ा छोटा और मोटा लाल रंग का लबादा पहने हुए आदमी, जो एक शिवेन का सामना कर रहा था, ने अपना सिर घुमाया और डांटा। क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी वे सभी मरने वाले हैं, और वे हमारे जीने के लिए पोषण बनेंगे। लंबे और पतले लाल रंग के लबादे वाले आदमी ने कहा। मरने से पहले यह जान लेना, व्यर्थ मरना नहीं माना जा सकता। सभी ने यह सुना। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि बहुत से लोग यह पता नहीं लगा सके कि रक्त संघ क्यों मौजूद हो सकता है, क्योंकि मौलिक रूप से बोलते हुए उन्हें रक्त की दुनिया के अगले उद्घाटन तक जीवित रहने में सक्षम नहीं होना चाहिए। लेकिन वास्तव में न केवल रक्त संघ के लोग जीवित रहते हैं, लेकिन उनमें से कई भी हजारों वर्षों तक जीवित रहे और रक्त की दुनिया पर राज करने वाले पुराने राक्षस बन गए। यह पता चला कि इन लोगों के रक्तसार का उपयोग उनके जीवन काल को बढ़ाने के लिए रक्तयुआन अमृत को परिष्कृत करने के लिए किया गया था। इसके बारे में ध्यान से सोचने पर, अतीत में जब रक्त संघ अपने चरम पर था, इसमें 100,000 से अधिक सदस्य थे, और यदि ये लोग जीवित रहना चाहते थे तो उन्हें खिलाने के लिए कितने लोगों के रक्तसार की आवश्यकता होगी। उन चीज़ों का अब उनसे ज़्यादा लेना देना नहीं था, लेकिन अब वे उसी समस्या का सामना कर रहे थे, और हो सकता है कि वे इन रक्त संघ के लोगों के लिए पोषण बन जाएं। क्या आपके रक्त संघ का सत्यानाश नहीं हुआ है? अभी भी कैसे बचे हैं? लीले ने पूछा। नष्ट हो गया, इसे कैसे मिटाया जा सकता है? जब तक ऐसे लोग हैं जो रक्त की दुनिया में प्रवेश करने के लिए महत्वाकांक्षी हैं, हमारे रक्त संघ का सत्यानाश नहीं होगा। हा 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 हा। इस समय रक्त लाल लबादे में लंबा और पतला आदमी जोर से हंसा। आपके लिए कीमत चुकाने का समय आ गया है। क्यों? आप बाहर की खूबसूरत दुनिया का आनंद क्यों ले सकते हैं जबकि हम केवल रक्त की दुनिया में रह सकते हैं? क्योंकि तुम सिर्फ कुछ बदबूदार कीड़े हो, ये जिवेन ने उपहास किया। बदबूदार कीड़ों का एक समूह जो प्रकाश को देखने की हिम्मत नहीं करता। तुम वास्तव में सोचते हो कि तुम कुछ हो? लड़का, तुम क्या जानते हो? क्या तुम जानते हो कि हम हर मिनट और हर सेकंड कैसे जीवित रहते हैं? हम भी जीनियस हैं, और स्वर्ग के गौरव भी। मूल रूप से हमें भी हजारों लोगों का जीवन जीना चाहिए और भविष्य में एक क्षेत्र के स्वामी बनना चाहिए, लेकिन अब हमें इस खून की दुनिया में कांपना है और संघर्ष करना है। बच्चों, क्या तुम इस तरह की भावना को समझते हो? छोटा और मोटा लाल रंग का लहंगा पहने आदमी तुरंत गुस्से में लग रहा था।
जब हम इस खून की दुनिया में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो आप ऐसे जीवन का आनंद क्यों ले सकते हैं जिससे हर कोई बाहर ईर्ष्या करता है? भगवान निष्पक्ष नहीं है, कितना पक्षपाती है। यह वास्तव में मज़ेदार है। जब आप पहले आए थे तो क्या किसी ने आपको 3 साल के भीतर बाहर जाने के लिए नहीं कहा था? क्या किसी ने आपको रक्त की दुनिया के खतरों के बारे में नहीं बताया? लेकिन आप अभी भी लालच से प्रेरित हैं। यह मत कहो कि भगवान निष्पक्ष नहीं है। इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आपसे भी बदतर हैं, लाखों या करोड़ों बार। आपके पास यह कहने के लिए क्या योग्यताएं हैं कि परमेश्वर निष्पक्ष नहीं है? येज़िवेन ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। इन लोगों की तुलना में येज़िवेन वह था जो वास्तव में नीचे से कदम दर कदम ऊपर आया था, परसों से, कदम दर कदम मुश्किल से। उसने दुनिया में बहुत सारे सुख और दुख देखे थे। बहुत सारे लोग थे जो उससे 1000 गुना, 10,000 गुना ज्यादा दुखी थे। यह लोग, अंत में किसी ने भी उन्हें रक्त की दुनिया में प्रवेश करने के लिए मजबूर नहीं किया, इसलिए ऐसा होने के लिए वे केवल खुद को दोषी ठहरा सकते थे। छोटा और मोटा लाल रंग का लबादा पहने आदमी अचानक थोड़ा क्रोधित हो गया। हालांकि लबादे के नीचे उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी यह देखा जा सकता था कि उसके क्रोध ने उसके लबादे को थोड़ा उतार चढ़ाव कर दिया। आप जैसे लोग जो हमेशा धूप में रहते हैं, आप क्या जानते हैं? लाल रंग के लबादे में वह छोटा और मोटा आदमी जोर से चिल्लाया और उसकी आकृति तुरंत येशिवेन की ओर बढ़ी। हालांकि वह थोड़ा छोटा और मोटा दिख रहा था, लेकिन उसकी गति बहुत तेज थी, किसी भी योद्धा से कहीं बेहतर, जिसे येशिवेन ने पहले कभी नहीं देखा था। वे अतीत में जीनियस या राक्षसी जीनियस थे। जन्मजात प्रतिभा के मामले में वे केवल बाकी सभी को पार कर सकते थे। भले ही उन्हें ब्लड वर्ल्ड द्वारा आत्मसात कर लिया गया था और उनकी खेती की गति की तुलना बाहरी दुनिया की तुलना में नहीं की जा सकती थी, फिर भी उनकी गहरी नींव इस समय पूरी तरह से प्रदर्शित थी। पागल रक्त दानव मुट्ठी। छोटे और मोटे लाल रंग के लबादे वाले आदमी ने अचानक अपनी मुट्ठी नीचे कर ली। उस एक मुक्के ने अनगिनत मात्रा में ब्लड क्यूई को गड़गड़ाहट का कारण बना दिया। ऐसा लगता था जैसे दुनिया की सारी रक्ची उबल रही थी। मुट्ठी का बल सीधे येशिवेन के पास पहुंचा, तेज और तत्काल, और शक्ति और भी भयानक थी। इस समय येशिवेन स्तब्ध लग रहा था, इस समय पूरी तरह से गतिहीन। जब मुट्ठी का बल येशिवेन को मारने वाला था तो वह अचानक चला गया, सीधे अपने हाथों से अनगिनत सुनहरी रोशनी को फाड़कर, दिव्यता की एक लहर को उड़ाते हुए आकाश में रक्त क्यूई की ओर भागा। बूम! असीम रक्त क्यूई और सुनहरी लहरें आपस में टकरा गईं, मानो 2 तूफानी लहरें आपस में टकरा गई हों। छिटपुट लहरें सीधे सभी दिशाओं में बह गईं। हालांकि येशिवेन की हरकत सरल थी, इसने छोटे और मोटे लाल रंग के लबादे वाले आदमी के हमले को रोक दिया। क्या? छोटा और मोटा लाल रंग का लबादा पहने आदमी दंग रह गया कि उसका हमला काम नहीं आया, लेकिन उसने अपने सामने एक चमकदार सुनहरी रोशनी देखी। येशिवेन बिल्कुल नहीं रुकी, आसमान से नीचे गिर रही थी। तो ज़िवेन की प्रतिक्रिया एक सटीक लड़ाई मशीन की तरह थी। विशाल स्वॉर्ड की तुरंत विशाल आकाश को पार करते हुए झरने की तरह फूट पड़ा। इसने सीधे रक्त की सारी ऊर्जा को कुचल दिया और लाल रंग के लबादे में छोटे और मोटे आदमी के सामने विस्फोट कर दिया। यह तलवार अत्यंत तेज थी। येशिवेन की चकाचौंध करने वाली चाल हमेशा उनके विरोधियों के लिए एक सिरदर्द रही है, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि उनकी अगली चाल एक तलवार की तकनीक, एक मुट्ठी की तकनीक, एक ब्लेड की तकनीक या यहाँ तक कि एक हथेली की तकनीक भी होगी। यह संभव था, हमेशा बदलता रहता था, इसलिए यह एक सिरदर्द था। हालांकि यह कहा गया था कि सभी मार्शल आर्ट अंत में समान थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यह तलवार की तकनीक थी या ब्लेड की तकनीक। लेकिन जाहिर है वे अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचे थे। उनके लिए अलग अलग मार्शल आर्ट अभी भी बहुत अलग थे और इससे निपटने का तरीका भी अलग था। उदाहरण के लिए, एक तलवार की तकनीक तेज थी, एक ब्लेड की तकनीक अधिक दबंग थी और एक मुट्ठी की तकनीक अधिक कठोर थी। स्वाभाविक रूप से विभिन्न चालों के बीच एक बड़ा अंतर था। हालांकि भले ही औसत व्यक्ति जानता था कि ऐसा करने में कोई फायदा है, बहुत कम लोग ऐसा करेंगे, क्योंकि अलग अलग मार्शल आर्ट्स के एक ही गंतव्य के लिए अलग अलग रास्ते थे, लेकिन एक ही समय में कई अलग अलग मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने का उल्लेख नहीं करने के लिए प्रत्येक पद को पूरा करने में जीवन भर लग सकता है। हालांकि येशिवेन अलग थी। रहस्यमय स्थान के साथ, जब तक पर्याप्त ऊर्जा थी, वह जल्दी से चरम पर अभ्यास कर सकता था। बहुत अधिक और बहुत अधिक होने की कोई समस्या नहीं थी। वह तथाकथित, अनेक और परिष्कृत थे। हालांकि वह कई प्रकार की मार्शल आर्ट जानता था, उनमें से प्रत्येक का उच्चतम स्तर तक अभ्यास किया गया था। टकराना। लाल रंग के लबादे में छोटा और मोटा आदमी चिल्लाया और फिर से मुक्का मारा। रक्त दानव मुट्ठी। अनगिनत रक्त क्यूई एक पल में जुटाए गए, जिससे एक खूनी नरक बन गया। तलवार की ऊर्जा और मुट्ठी की ऊर्जा हवा में जमकर टकराए। यह येशिवेन की मार्शल आर्ट से अलग थी। येशिवेन की मार्शल आर्ट भी रक्त और ची को उबाल सकती है। हालांकि यह केवल रक्त और ची को बलपूर्वक उबाल सकता था। हालांकि मैनस्लॉटर ब्लड डेविल फिस्ट का यह सेट अलग था। यह स्पष्ट रूप से एक अतुलनीय मार्शल आर्ट था जिसे ब्लड वर्ल्ड की स्थिति से मेल खाने के लिए बनाया गया था।
यह आसानी से रक्त और ची को उबाल सकता है, भले ही उसने कुछ न किया हो। लाल रंग के लबादे में छोटे और मोटे आदमी ने देखा कि वह येज़िवेन को एक चाल में नहीं हरा सकता था और अचानक असामान्य रूप से उदास हो गया। यह शक्तिशाली व्यक्ति कहाँ से आया? क्या वह सुपर समुद्री क्षेत्र का स्वामी है? इस बार जो विशेषज्ञ यहाँ आए हैं उनमें कोई सुपर सी एक्सपर्ट कैसे हो सकता है? उस छोटे और मोटे लाल रंग के लबादे वाले आदमी ने अविश्वास में येज़िवेन को देखा और कहा, रक्तवद 10,000 ली। लाल रंग के लबादे में छोटा और मोटा आदमी दहाड़ा और तुरंत मुक्का मारा। शक्तिशाली ब्लडची हजारों मील पार करने में सक्षम प्रतीत हो रही थी। येज़िवेन अविचल रही, उसके हाथ सीधे अनंत सुनहरी रोशनी को चीर रहे थे और उन रक्त ऊर्जाओं को थपथपा रहे थे। बूम! रक्त की हुई येज़िवेन की हथेलियों से जोर से टकराया और भयानक प्रभाव ने सीधे येज़िवेन को कुछ कदम पीछे उड़ा दिया। फिर उसकी हथेलियां येशिवेन के सुनहरे हाथों से फट गईं। येज़िवेन के खिलाफ ये हमले बेकार लग रहे थे। हालांकि इस समय येशिवेन भी चिंतित महसूस करने लगी थी। कारण कोई और नहीं बल्कि यह तथ्य था कि अधिक से अधिक लोग उस बड़े जैन व्यूह में मर रहे थे और घायल हो रहे थे। मंत्रमुग्ध बाधा और यांत्रिक जानवरों के दोहरे हमलों के तहत ये योद्धा सभी दिशाओं में इधर उधर भागते हुए बिना सिर वाली मक्खियों की तरह थे। यहाँ तक मियाओसिसी और अन्य लोगों को भी केवल उबलते हुए रक्त क्यूई को जबरन दबाने के लिए संघर्ष करने वाले के रूप में माना जा सकता है। इसके अलावा जैसे जैसे वे दुखद रूप से मरते रहे और रक्तधुंध के बादल में बदल गए, रक्तधुंध जैन सरनी के लिए जल्दी से पोषण बन गया, जिससे यह और अधिक अत्याचारी हो गया। इस प्रकार अवशोषण की गति और शक्ति भी मजबूत और मजबूत होती जा रही थी। यह एक दुष्चक्र था। एक ही रास्ता था कि लंबे और दुबले पतले लाल रंग के लबादे वाले आदमी को जल्दी से मार दिया जाए। जब तक धलाईकार मारा गया, जैन सरनी स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाएगी। अन्यथा लाल रंग का लबादा पहने लंबा और पतला आदमी जैनरे को लगातार कास नहीं कर रहा होता। मरना। रक्त लाल लबादे में छोटा और मोटा आदमी दहाड़ता है। उसके हाथों में रक्त क्यूई की अनगिनत धाराएं उबल रही थीं। वह अब पहले की तरह शांत और संयत नहीं रहा। मूल रूप से उसने सोचा कि सब कुछ उसके नियंत्रण में था। यहाँ तक कि जियाहो जुएलान, गोंगसन जुनहाओ और अन्य लोगों ने भी उन्हें उसकी आंखों में नहीं डाला। कौन जानता था कि यह बच्चा, जो केवल एक आधा चरण कानून प्रकटीकरण क्षेत्र प्रारंभिक चरण था, वास्तव में इन लोगों की तुलना में बहुत अधिक परेशानी भरा था। इसके अलावा यह कहीं अधिक परेशानी भरा था। ब्लड क्यूई पलट गया और आग के समुद्र में बदल गया। ऐसा लग रहा था कि ये रक्त क्यूई दहन का समर्थन कर रहे थे। येशिवेन जल्दी में नहीं थी। वह सीधे अपनी कृपाण से बाहर निकल गया और अनगिनत धधकती कृपाण आभा फैल गई। जाहिर है येशिवेन की लौ अधिक भयानक थी। वुड बर्निंग सेबर तकनीक का सार प्रज्वलन के क्षण में भयानक विनाशकारी शक्ति में निहित है। चकाचौंध करने वाली रोशनी ऐसी थी जैसे दुनिया नष्ट होने वाली थी। बूम! जलता हुआ लंबा कृपाण अनगिनत रक्त क्यूई के माध्यम से तुरंत टूट गया। इसे समाप्त करने का समय आ गया है, येज़िवेन ने उपहास किया। रहस्यमय आग का एक कतरा उसके शरीर से बाहर निकला और सीधे धधकते हुए लंबे कृपाण में समा गया। छोटे और मोटे लाल रंग के लबादे वाले आदमी को केवल यही लगा कि यह बेहद खतरनाक है, लेकिन वह यह नहीं बता सका कि खतरा कहाँ था। वह केवल येशिवेन को सतर्कता से देख सकता था। इस समय रहस्यमय आग ने सीधे उसके शरीर को जला दिया। यह तरसल हड्डी में कीड़ों की तरह था, तुरंत उसके शरीर को जला रहा था। उसके शरीर पर क्यूई और रक्त क्यूई इस ज्वाला को जलने से नहीं रोक सके। इसके विपरीत यह एक त्वरक बन गया, जिससे लौ और अधिक प्रचंड रूप से जलने लगी। छोटा और मोटा लाल रंग का लहंगा पहने आदमी चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। आग की लपटों को बुझाने की कोशिश में वह बुरी तरह जमीन पर लुढ़क गया। हालांकि इन रहस्यमयी आग को येज़िवेन ने लंबे समय से पोषित किया था, तो इसे बुझाना इतना आसान कैसे हो सकता है। इसके बजाय यह और भी भयंकर रूप से जल गया। उसके शरीर का लबादा जल्दी से जल गया था, जिससे उसके चेहरे का आधा सड़ा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा था। उसके शरीर पर मौजूद तराजू से यह देखा जा सकता था कि वह समुद्री जाति का सदस्य था। हालांकि इस समय न केवल उसका चेहरा बल्कि उसका आधा शरीर भी सड़ चुका था। वह असाधारण रूप से भयानक और भयानक लग रहा था। सड़ा हुआ मांस और हड्डियां हल्के से दिखाई दे रही थीं, और इस समय वह केवल पागल होकर जमीन पर लौट सकता था। येज़िवेन ने इस व्यक्ति के शरीर को देखा और देखा कि उसका शरीर एक मजबूत मौत क्यूई से भरा हुआ था। यह उस प्रकार की डेथ क्यूई थी जिसे आसन मृत्यु का सामना करते समय महसूस होता है। आम लोग इस तरह की मौत क्यूई को नहीं देख पाएंगे। उसका शरीर अंदर से बाहर तक सड़ चुका था। यदि यह रक्त युआन डैन के लिए नहीं होता तो वह पूरी तरह से सड़ा हुआ होता और सड़े हुए मांस के ढेर में बदल जाता। येज़िवेन ने संकोच नहीं किया। उसने तुरंत अपना हाथ उठाया और एक तलवार क्यूई क्षैतिज रूप से कट गई। छोटे और मोटे लाल रंग के लबादे वाले आदमी का सिर पूरी तरह से काट दिया गया था, जिससे उसका विलाप समाप्त हो गया।
धत्तेरी की। लंबे और पतले लाल रंग के लबादे वाले आदमी को तुरंत एहसास हुआ कि स्थिति अच्छी नहीं है। छोटा और मोटा किरमिजी लबादा वाला आदमी मारा गया था, इसलिए उसे सीधे येज़ेवेन के हमले का सामना करना पड़ेगा। महान येज़ेवेन ने उस व्यक्ति को मार डाला है। सभी ने देखा कि येशिवेन ने आखिरकार उस आदमी को मार डाला और अचानक आश्चर्य से कहा। इस समय इस बात की परवाह किए बिना कि येशिवेन आंख को भा रही थी या नहीं, यहाँ तक ब्लू मून समुद्री क्षेत्र के विशेषज्ञ भी येशिवेन को अपने चेहरे पर एक आश्चर्य भरी नज़र से देख रहे थे। इस समय येज़ेवेन और जियांग हाओ के बीच मनमुटाव महत्वपूर्ण नहीं था। जियांग हाओ पहले ही मर चुका था, उल्लेख नहीं है। यहाँ तक जियांग हाओ के साथ उनकी कई शिकायतें भी थीं। यह सिर्फ इतना था कि जियांग हाओ अतीत में बहुत मजबूत थे, इसलिए सभी के पास अस्थायी रूप से उनकी बात सुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यहाँ तक जिन बलों से वे संबंधित थे, उनके विशेषज्ञ भी आमतौर पर प्रतिस्पर्धी संबंधों में थे। जियांग हाओ के बिना वे मुक्त हो सकते थे और उच्च स्तरीय विशेषज्ञों का समर्थन प्राप्त कर सकते थे, इस प्रकार अगले व्यक्ति की जगह ले सकते थे। हालांकि जैसे ही हर कोई आनंदित हो रहा था, उन्होंने खून के रंग के लबादे में लंबे और पतले आदमी को कुछ हाथ की मुहरें बनाते देखा। उसके शरीर के चारों ओर कुछ और खून के पर्दे दिखाई दिए, जिसने उसके शरीर को पूरी तरह से ढक दिया। धत्तेरी की। सबने एक के बाद एक नारेबाजी की। उन्होंने पहले ही इन रक्त पर्दों की शक्ति का परीक्षण कर लिया था और उन्हें नष्ट करने का कोई उपाय नहीं था। इसके अलावा वे यांत्रिक जानवरों द्वारा वापस खींचे जा रहे थे, इसलिए उनके पास इन रक्त पर्दों को नष्ट करने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन फिर भी सभी जानते थे कि इन खून के पर्दों से निपटना बहुत मुश्किल था। आप सभी आज्ञाकारी रूप से अपनी मृत्यु को स्वीकार करें। लंबा और पतला खून से लथपथ लाल लबादा पहने आदमी मुस्कुराया और बोला। छोटे और मोटे खून के लाल लबादे वाले आदमी की मौत के बारे में उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जिस क्षण से उसने इस तरह से जीवित रहने का फैसला किया, उसने पहले ही दूसरों के लिए अपनी भावनाओं को छोड़ दिया था। बूम! लेकिन अचानक उसने एक भयानक आभा को आकाश में उड़ते हुए महसूस किया और भयानक सेबर क्यूई तुरंत पूरे अंतरिक्ष में फैल गया। यह है। उसने तुरंत अपना सिर घुमाया और देखा कि येशिवेन के हाथ में एक लंबी कृपाण दिखाई दी थी। वह अतुलनीय भयानक आभा उस लंबी कृपाण से निकली थी। उसे दूर से देखने पर ही उसे अपने पैरों के तलवों से लेकर सिर के ऊपर तक खतरे का आभास हुआ। उसकी आत्मा की गहराइयों से उस तरह के भयानक कंपकंपी के एहसास ने उसे अविश्वसनीय महसूस कराया। ऐसा हो ही नहीं सकता। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई जादुई उपकरण है जो उस पर इतना भयानक दबाव डाल सकता है। न केवल लंबा और पतला लाल रंग का लबादा पहने हुए आदमी, बल्कि बैरियर में विभिन्न समुद्री क्षेत्रों के स्वामी भी येज़ेवेन के हाथ में अनुपम कृपाण को घूरते हुए हैरान थे। भले ही कृपाण क्यूई उन पर निर्देशित न हो, फिर भी वे अपनी पीठ पर ठंडक महसूस कर सकते थे। कुछ लोग जो ध्यान से देख रहे थे, वे यह भी देख सकते थे कि सेबर क्यूई ने वास्तव में जगह को कुचल दिया था और यह येज़ेवेन के हाथ में भनभना रहा था, जैसे कि यह एक पल में उसके हाथ से निकलने वाला था। और इस समय येशिवेन चले गए। उसके हाथ में लंबे कृपाण ने तुरंत एक भयानक सेबर क्यूई को काट दिया जो सैकड़ों मीटर लंबा था। कृपाण क्यूई ने अंतरिक्ष को बेहोश कर दिया, जैसे कि वह दुनिया को आधे में काटने जा रहा था, और खूनी आकाश के पर्दे पर जमकर प्रहार किया। टकराना, कांच के टूटने की आवाज आई और खून का पर्दा जो लंबे और पतले लाल रंग के लबादे वाले आदमी की रक्षा कर रहा था, मौके पर टूट गया और दूसरा सेबर क्यूई तुरंत नीचे गिरा। बूम! एक विशाल मशरूम बादल ऊपर उठा और सेबर क्यूई ने परमाणुओं का सफाया कर दिया। लाल रंग का लहंगा पहने लंबा और पतला आदमी भी उसकी चीखों के बीच खून की धुंध में गिर गया था। क्या रक्त संघ के जीवित सदस्य अभी भी जीवित हैं? उद्धरण चिन्ह। ब्लड यूनियन के फिर से प्रकट होने की खबर फैलते ही इसने तुरंत पूरे ब्लड वर्ल्ड को झकझोर कर रख दिया। ब्लड यूनियन एक टैबू था जिसका उल्लेख पूरे ब्लड वर्ल्ड में नहीं किया जा सकता था। हालांकि लोगों के लिए वे जानते थे कि ब्लड यूनियन ने ब्लड वर्ल्ड में युवा प्रतिभाओं के लिए क्या लाया है। ब्लड यूनियन के सदस्य मूल रूप से ब्लड वर्ल्ड के सदस्य थे। वे जीनियस भी थे, लेकिन अब वे कीड़ों और चूहों तक सीमित हो गए थे जो केवल अंधेरे में जीवित रह सकते थे। बहुत से लोगों ने अपनी तरह के नुकसान के लिए दुख महसूस किया और कुछ ने ब्लड यूनियन के सदस्यों के साथ सहानुभूति भी जताई। हालांकि जैसे ही ब्लड यूनियन द्वारा रक्त युवान अमृत को शुद्ध करने के लिए जीवित लोगों के रक्तसार का उपयोग करने की खबर फैली, पूरी ब्लड वर्ल्ड अचानक दहशत की स्थिति में थी। यहाँ तक मूल रूप से ब्लड यूनियन के प्रति सहानुभूति रखने वाले योद्धा भी इस समय ब्लड यूनियन के लिए एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। इस बात का जिक्र नहीं है कि ब्लड यूनियन ने इतिहास में ब्लड वर्ल्ड को बहुत नुकसान पहुंचाया था, बस जीवित लोगों को रक्तसार को परिष्कृत करने का तरीका इन लोगों के लिए पहले से ही अस्वीकार्य था, क्योंकि उनके ब्लड यूनियन के निशाने पर होने की पूरी संभावना थी। हाफ स्टेप ट्रांसेंडेंस दायरे के शुरुआती चरण में एक विशेषज्ञ केवल रक्त युवान अमृत को परिष्कृत कर सकता है, जो किसी के जीवन को 100 साल तक बढ़ा सकता है। इसके अलावा विशेषज्ञ जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उन्हें उतने ही अधिक रक्त युवान अमृत की आवश्यकता होगी।
यदि ब्लड यूनियन का कोई सदस्य ब्लड वर्ल्ड के अगले उद्घाटन तक जीवित रहना चाहता है तो उन्हें 5 या 6 जीवित लोगों के रक्तसार की आवश्यकता होती है। ऐसी कीमत बहुत भयानक थी और कोई भी रक्तयुवान अमृत का कच्चा माल नहीं बनना चाहता था। कुछ समय के लिए रक्त गठबंधन एक बार फिर सभी की नफरत का निशाना बन गया। जब पूरी ब्लड वर्ल्ड ने ब्लड एलायंस पर ध्यान देना शुरू किया तो ब्लड एलायंस, जो मूल रूप से अंधेरे में था, ने तुरंत खुद को दूर कर लिया। उनके कई ठिकानों की खोज की गई थी और कई मार्शल कलाकार जिन्हें पकड़ लिया गया था वे अंदर पाए गए थे। उनके दिमाग को मिटा दिया गया और उन्हें कैद में रखा गया। उनकी स्थिति देखने में बहुत भयानक थी। उनमें से अधिकांश मानव मार्शल कलाकार थे। बहुत कम संख्या में ही विभिन्न समुद्री कुलों से थे। इसलिए मानव जाति धर्मी क्रोध से भर गई थी। मानव जाति विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयासों के तहत इन खोजे गए आधारों का उल्लंघन किया गया। अंदर मौजूद ब्लड यूनियन का कोई भी सदस्य बच नहीं सका और उन्हें पीट पीट कर मार डाला गया। कुछ समय के लिए मानव जाति और रक्त संघ के बीच संघर्ष तेज हो गया। अधिक मानव विशेषज्ञों को पकड़ लिया गया और अधिक रक्त संघ के ठिकानों की खोज की गई और उनका उल्लंघन किया गया। इस मुद्दे पर आने पर किसी भी मानव जाति विशेषज्ञ ने अपने गार्ड को कम करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया तो पकड़े जाने वाले अगले व्यक्ति हो सकते हैं। फिर पूर्वी सागर क्षेत्र के अभिजात वर्ग, जो अंतहीन समुद्री क्षेत्र में मानव शक्ति का सबसे बड़ा बल था, ने एक दंडात्मक सेना बनाने के लिए एक साथ काम किया और रक्त गठबंधन के कई ठिकानों को नष्ट कर दिया। उन्होंने सभी रक्त गठबंधन सदस्यों को ठिकानों में मार डाला और काफी संख्या में मानव अभिजात वर्ग को बचाया जो वहां फंस गए थे। इस लड़ाई में पूर्वी सागर क्षेत्र में नंबर 1 व्यक्ति जेंग बेई और भी प्रसिद्ध हो गया। उन्होंने ट्रांसेंडेंस दायरे के तीसरे फर्मेंट में कुछ ब्लड यूनियन विशेषज्ञों को व्यक्तिगत रूप से मार डाला। उनकी प्रतिष्ठा आकाश में सूर्य के समान थी। एक पल के लिए भी पूर्वी सागर क्षेत्र की तारीफों का सिलसिला थमा नहीं। असीम समुद्री क्षेत्र में मानव जाति हमेशा एक पूर्ण नुकसान में रही है। 4 महान समुद्री क्षेत्रों में से केवल पूर्वी सागर क्षेत्र पूरी तरह से मानव जाति द्वारा नियंत्रित किया गया था। अन्य 3 सभी सी रेस के कोलोसी थे। कोई कल्पना कर सकता है कि मानव जाति कैसे आगे बढ़ रही थी। और जब जेंग बेई ने अकेले ही ब्लड एलायंस के कुछ ठिकानों को उलट दिया तो उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई, जिससे मानव जाति के और भी विशेषज्ञ पूर्वी सागर क्षेत्र में जाने लगे। इस मामले को लेकर सी रेस के कई विशेषज्ञ अजीब तरह से खामोश थे। रक्त गठबंधन को खत्म करने के लिए मानव जाति के साथ मिलकर काम करने का उनका इरादा नहीं लगता था। उनके लिए, चाहे वह मानव जाति हो या रक्त गठबंधन, वे सभी शक्तिशाली विरोधी थे। शायद एक दूसरे को मारना सबसे अच्छा अंत था। पूर्वी शहर में अनगिनत लोग इधर उधर भाग रहे थे। सभी के चेहरे काफी गंभीर थे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक चौंकाने वाली खबर आई थी। जेंग बेई, जो एक दंडात्मक अभियान पर बाहर थे, वास्तव में उन्हें भारी चोटें आईं और वे दयनीय रूप से वापस भाग गए। जब यह खबर सामने आई तो यह कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा पत्थर है जिससे हजारों लहरें उठीं। यह ज्ञात होना चाहिए कि जेंग बेई कोई साधारण विशेषज्ञ नहीं थे। यहाँ तक 4 महान समुद्र क्षेत्रों की तरह अनंत समुद्र क्षेत्र की पवित्र भूमि में युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों के बीच वह शीर्ष व्यक्तियों में से एक थे। यहाँ तक उन्होंने अकेले ही ब्लड एलायंस के कुछ ठिकानों को पलट दिया। युवा पीढ़ी के बीच ऐसा विशेषज्ञ खोजना लगभग कठिन था। वह लगभग रक्त संसार में मानव जाति के सभी विशेषज्ञों का मानक था। और ऐसे में जेंग बेई वास्तव में घायल हो गई थी। इसके बाद और भी खबरें सामने आईं। यह पता चला कि जेंग बेई के नेतृत्व में विशेषज्ञ रक्त गठबंधन द्वारा घात लगाए बैठे थे। रक्त गठबंधन के कई सुपर विशेषज्ञों ने हाथ मिलाया और जेंग बेई के नेतृत्व में विशेषज्ञों पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। अंत में जेंग बेई ने निर्णायक रूप से पीछे हटने का आदेश दिया, जबकि वह व्यक्तिगत रूप से पीछे हटने को कवर करने के लिए पीछे रहे। उसके बाद उन्होंने कई विशेषज्ञों के संयुक्त हमले का सामना किया और अंत में उन्हें भारी चोटें आईं और वे वापस भाग गए। जब यह खबर सामने आई तो तुरंत सभी को चिंता होने लगी। आखिरकार पूर्वी शहर में वर्तमान स्थिति को जेंग बेई द्वारा लगभग अकेले समर्थन दिया गया था। विशेष रूप से ब्लड अलायंस के साथ युद्ध में जेंग बेई और भी अधिक एक ध्वज था जिसने सभी मानव योद्धाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाया। यदि वह भी घायल हो जाता और मर जाता तो परिणामों की गंभीरता की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। और इस महत्वपूर्ण मोड़ पर रक्त गठबंधन के साथ युद्ध जोरों पर था। ब्लड एलायंस ने पहले ही एक अर्ध सार्वजनिक उपस्थिति बना ली थी। उन्होंने बार बार मानव जाति के विशेषज्ञों का अपहरण किया था। यह पिछले छोटे पैमाने की गतिविधियों से अलग था। अब इसे बड़े पैमाने पर अपहरण माना जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रक्त गठबंधन के सदस्य पहले किस कबीले के थे। हालांकि अब उनकी केवल एक ही पहचान थी, रक्त गठबंधन के सदस्य। मानव जाति निस्संदेह मानव जाति और समुद्री जाति के बीच सबसे कमजोर थी। और अगर वे लंबे समय तक जीवित रहना चाहते हैं तो ब्लड एलायंस को पर्याप्त ब्लड युआन डैन की आवश्यकता होगी। चुटकी काटने के लिए किसी को नर्म खुरमा चुनना पड़ता था।
सी रेस की तुलना में मानव जाति निस्संदेह बहुत आसान थी। हर कोई समझ गया था कि अगर जेंग बेई को कुछ हुआ तो मानव जाति को रक्त की दुनिया में एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। एक शीर्षस्थ विशेषज्ञ की भूमिका को मात्रा द्वारा नहीं मापा जा सकता। जेंग बेई कोई साधारण झंडा नहीं था। उनकी लड़ने की ताकत सीधे तौर पर बड़ी संख्या में ब्लड एलायंस को हताहत कर सकती है। इसके अलावा कोई नहीं जानता था कि ब्लड एलायंस के हमले की अगली लहर कब आएगी। इसलिए स्वाभाविक रूप से सभी का मूड अच्छा नहीं था। और ओरिएंटल सिटी की एक सराय में येज़िवेन बिस्तर पर पालथी मारकर बैठी थी। त्यानयुवान दर्पण उसके सिर के ऊपर तैर रहा था। इसने क्षैतिज रूप से एक खून का पर्दा डाला जिसने उसे ढंक दिया। उन्हें महल परिसर से भागे पूरे 3 महीने हो चुके थे। अंत में येज़िवेन ने रक्त गठबंधन के लंबे और पतले सदस्य को अपनी कृपाण से मार डाला। फिर उसने सभी का नेतृत्व किया और सीधे महल का दरवाजा खोलकर भाग निकला। जिन लोगों को महल परिसर में लगभग खत्म कर दिया गया था वे तुरंत बिना किसी झिझक के भूमिगत आधार की दुनिया से चले गए। और ब्लड एलायंस की खबर ने इन लोगों के जाने के साथ साथ ब्लड वर्ल्ड में भी खलबली मचा दी। और अगले 3 महीनों में येज़िवेन, जियान वुशुंग और अन्य लोग ब्लड वर्ल्ड की गहराई की ओर बढ़ते रहे। वे रास्ते में मारते रहे। आखिरकार 2 महीने बाद वे ब्लड वर्ल्ड में आ गए। मानव जाति का पवित्र शहर, पूर्वी शहर। इतिहास की शुरुआत के बाद से ओरिएंटल सिटी हमेशा ब्लड वर्ल्ड में मानव जाति का सबसे बड़ा शहर रहा है। मानव जाति के अनगिनत विशेषज्ञ इसमें रहते थे। हाफ-स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे के नीचे विशेषज्ञों को देखना असंभव था। यहाँ तक कि कानून के प्रकटीकरण के क्षेत्र में भी कई विशेषज्ञ थे जो हर किसी की कल्पना से परे थे। यह कहा जा सकता है कि आकाश में जितने बादल थे उतने ही विशेषज्ञ भी थे। मूल रूप से जियान वुशुंग और अन्य आकर्षक थे। रक्त की दुनिया में प्रवेश करने के बाद वे अचानक महत्वहीन हो गए। जाहिर है किसी की इच्छा लाइमलाइट में रहने की नहीं थी। वे पहले ही इस जगह का पता लगा चुके थे। उन्होंने ब्लड वर्ल्ड में अधिकांश लाभ प्राप्त किए थे। उन्होंने कई अत्याचारी रक्तपिंडों को मार डाला था और कई रक्त पत्थर प्राप्त किए थे। जो कुछ बचा था वह 1 महीने के बाद ब्लड वर्ल्ड के फिर से खुलने का था। ब्लड वर्ल्ड ने फिर से खुलने के लिए 3 साल तक इंतजार नहीं किया। इसके बजाय यह 1 साल से थोड़ा अधिक समय के बाद फिर से खुल जाएगा। जो लोग छोड़ना चाहते थे या जो पहले ही प्राप्त कर चुके थे वे इस समय छोड़ सकते थे। 3 साल के करीब होने पर बहुत कम लोग छोड़ेंगे क्योंकि बहुत सारे अनिश्चित कारक थे। अगर उन्हें किसी बात की देरी होती तो वे पहले ही 3 साल गंवा चुके होते। आमतौर पर लोग 2 साल बाद ब्लड वर्ल्ड छोड़ देते हैं। यह अपेक्षाकृत सुरक्षित तरीका भी था। ब्लड यूनियन के लोगों की विफलता ने उनके लिए पहले ही खतरे की घंटी बजा दी थी। 1 महीने से अधिक समय से येज़िवेन बंद कमरे में खेती कर रही थी। हालांकि अब उसके लिए बिना हिले डुले खेती का 1 महीना या 1 साल भी पहले से ही एक सामान्य बात थी। यह कुछ भी नहीं था। एक अत्याचारी आभा उसके शरीर से हलकों में फैल गई। इस वजह से अनगिनत रक्त क्यूई में उतार चढ़ाव आया। उसके साथ केंद्र के रूप में यह पानी की लहरों के घेरे की तरह फैल गया। उनके आदेश के तहत अनगिनत रियल एलिमेंटल एनर्जी ने मध्यचरण लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे की बाधा पर जमकर हमला किया। 1 महीने से अधिक समय से वह केवल यही एक काम कर रहा था जो वह हर दिन कर रहा था। अचानक उसके शरीर पर प्रभामंडल स्थिर हो गया और फिर वह अधिक हिंसक तरीके से फैल गया। यदि यह उसके सिर के ऊपर त्यानयुवान दर्पण के लिए नहीं था जिसने सभी आभा को बाहर निकलने से रोक दिया होता तो शायद पूरी सराय प्रभाव से टुकड़े टुकड़े हो जाती। उसके शरीर पर आभा पागलों की तरह दौड़ने लगी जैसे कोई सीमा ही न हो। काफी देर बाद आखिरकार उसने आंखें खोलीं। आखिरकार मैंने हाफ-स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन रियल इंटरमीडिएट में कदम रखा। येज़िवेन ने आह भरी। दूसरों की तुलना में उनके लिए सबसे मुश्किल काम अर्धचरणीय कानून प्रकटीकरण क्षेत्र में कदम रखना नहीं था, न ही यह साधना क्षेत्र में सुधार था। इसके बजाय यह सुनिश्चित करना था कि उनकी युद्ध क्षमता पीछे न रहे। नहीं तो उसके सुधार की गति अब से कई गुना तेज हो जाती। हालांकि गति धीमी हो गई थी, फिर भी उसे इसका कोई अफसोस नहीं था। इसके विपरीत उनकी नींव असाधारण रूप से ठोस थी। इसलिए भले ही उन्होंने इस वर्ष में लगातार सुधार किया हो, ट्रांसेंडेंट रियलम 7th लेवल से हाफ-स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम इंटरमीडिएट तक उनकी नींव में अस्थिरता के कोई संकेत नहीं दिखे। जैसा कि कहा जाता है, सब कुछ स्वर्ग द्वारा निर्धारित किया जाता है। हालांकि इस वजह से उनकी उन्नति अनगिनत गुना अधिक कठिन थी और उन्हें आम लोगों की तुलना में 10 गुना या 100 गुना अधिक भुगतान करना पड़ता था। उनकी नींव भी आम लोगों की तुलना में 10 गुना या 100 गुना अधिक गहरी थी। जहां प्रयत्न होगा वहां स्वाभाविक रूप से लाभ होगा। येज़िवेन ने अपनी आंखें खोलीं और आह भरी। हालांकि उन्होंने आधे अधूरे कानून के चरण के दायरे में मध्य चरण में प्रवेश किया था, फिर भी वे संतुष्ट नहीं थे। पर्याप्त नहीं, अभी भी पर्याप्त नहीं। येज़िवेन बुदबुदाए। उसके सिर के ऊपर का त्यानयुवान दर्पण एक खूनी रोशनी में बदलना शुरू हो गया और येज़िवेन के शरीर में प्रवेश कर गया। हवा में ये मुंह की आकृति सीधे दिखाई दी।
हालांकि उसने आधे अधूरे कानून के चरण दायरे के मध्य चरण में प्रवेश कर लिया था, लेकिन जिन दुश्मनों का उसे सामना करना पड़ा वे अधिक से अधिक अत्याचारी होते जा रहे थे। रक्त संघ के पक्ष में कानून के चरण क्षेत्र के तीसरे आकाश में कई विशेषज्ञ थे। ये विशेषज्ञ सेना में शामिल हो गए और यहां तक जेंग बेयई भी गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि उनकी ताकत कानून के चरण के दायरे के दूसरे आकाश के विशेषज्ञों को दूर करने के लिए पर्याप्त थी, फिर भी यह कानून के चरण के दायरे के तीसरे आकाश के विशेषज्ञों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होने से बहुत दूर थी। हाल ही में ब्लड यूनियन के आंदोलन बड़े और बड़े होते जा रहे थे। मानव जाति के अधिक से अधिक विशेषज्ञ पूर्वी शहर की ओर दौड़ना शुरू कर चुके थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्लड यूनियन के आंदोलन इतने बड़े हो गए थे कि मानव योद्धाओं के कई शहरों में सेंध लग गई थी। हालांकि वे समुद्र में केवल छोटे शहर थे, यह पहले से ही एक बहुत बुरा संकेत था। इसका मतलब था कि ब्लड यूनियन का विस्तार छोटे पैमाने से होना शुरू हो गया था। रक्त संघ एक भयंकर जानवर की तरह था जो लंबे समय से दुबका हुआ था। हालांकि यह बहुत अकेला था, जैसा कि कहा जाता है, एक भूखा ऊंट अभी भी एक घोड़े से बड़ा है। ब्लड यूनियन में अभी भी कई अज्ञात शक्तियां थीं। जैसा कि उन्होंने छोटे शहरों में योद्धाओं का वध करना जारी रखा, उन्होंने अधिक से अधिक रक्तयुवान गोलियों को परिष्कृत किया और उनकी ताकत तेजी से और तेजी से बढ़ी। ब्लड वर्ल्ड द्वारा आत्मसात किए जाने के संबंध के कारण भले ही ये ब्लड यूनियन विशेषज्ञ जीवित रह सकें, उनकी ताकत में सुधार ठहराव की स्थिति में होगा। इसलिए हालांकि ये रक्त संघ विशेषज्ञ पिछले बैच या उससे भी पहले के जीनियस थे, लेकिन उनकी साधना इस बैच के योद्धाओं की तुलना में बहुत अधिक नहीं थी। बात बस इतनी थी कि उनका जमाव और गहरा हो गया था। बड़ी संख्या में ब्लड युवान की गोलियां निगलने का एकमात्र तरीका था। रक्त युवान की गोलियां न केवल उनके जीवन काल को बढ़ा सकती हैं, बल्कि यह उनकी स्थिर खेती में भी सुधार कर सकती हैं। मूल रूप से ब्लड यूनियन केवल एक छोटे पैमाने पर लड़ सकता था और उसके पास कई ब्लड युवान पिल्स नहीं थे। हालांकि चूंकि उन्होंने बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को मारना जारी रखा, इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता था कि ब्लड युवान गोलियों की संख्या में भी वृद्धि होगी। उनकी ताकत ही मजबूत होगी। अगर यह जारी रहा, अगर इसे रोका नहीं गया, तो यह इतिहास में रक्त संघ की तबाही का कारण बनेगा। यही कारण था कि जब जेंग बेयई और मानव जाति के अन्य शक्तिशाली लोगों ने रक्त गठबंधन पर हमला किया, जब उन्हें पता चला कि रक्त गठबंधन अभी भी मौजूद है, अगर उन्होंने उन्हें नहीं रोका, तो ब्लड एलायंस के पावरहाउस केवल ब्लड वाइटलिटी पिल्स पर भरोसा करके भयानक गति से फैलेंगे। इसलिए मानव जाति के कई विशेषज्ञों ने पहले से ही ब्लड वर्ल्ड को छोड़ने पर विचार किया था जब यह फिर से खुला। ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्लड यूनियन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वे मानव जाति से निपटना चाहते हैं। उनके पास रहने और रक्त संघ के विशेषज्ञों द्वारा लक्षित होने का कोई कारण नहीं था। अंत में वे ब्लड युवान पिल्स बन जाएंगी। येज़िवेन ने भी इसे ऐसा ही माना। ब्लड यूनियन में उन्हें कई फायदे मिले थे। इस समय रहने के लिए जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनकी राय में सबसे अजीब बात थी उन समुद्री कबीले विशेषज्ञों का रवैया। सभी जानते थे कि इन रक्त संघ विशेषज्ञों का खतरा निश्चित रूप से केवल मानव जाति के लिए नहीं था। क्या समुद्री कबीले भी नहीं थे इनके निशाने पर? यदि मानव कबीले के विशेषज्ञ ब्लड वर्ल्ड से हट गए, तो ब्लड यूनियन का अगला लक्ष्य निश्चित रूप से समुद्री कबीला होगा। हालांकि समुद्री कबीले के उच्च आप इस समय अजीब तरह से शांत थे, जैसे कि उन्होंने ब्लड यूनियन के खतरे से आंखें मूंद ली हों। जब 3 समुद्री कबीले एक मौन समझ में पहुंचे, भले ही नीचे के कुछ समुद्री कबीले रक्त संघ से नाराज थे, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए येज़िवेन ने ब्लड वर्ल्ड को निर्णायक रूप से छोड़ने का फैसला किया। रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि एक बार जब उसने ब्लड वर्ल्ड छोड़ दिया, तो वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले और जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले का बदला एक जरूरी मामला बन जाएगा। उन्होंने मगरमच्छ की छाया और ज्वलंत ड्रैगन कबीले के विशेषज्ञों का वध किया। लुप्त छाया जहरीला मगरमच्छ कबीला और जहरीला ज्वलंत ड्रैगन कबीले विशेषज्ञ इसे कैसे जाने दे सकते हैं? वे पहले ही बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को बाहर निकलने के लिए घात लगाकर बैठे थे। बाहर जाते ही वे उसे मार देंगे। उस समय इतने सारे विशेषज्ञों का सामना करते हुए वर्तमान येज़िवेन भी शक्तिहीन महसूस कर रही थी। आखिरकार वे 2 कुलों के असली विशेषज्ञ थे। वे फले फूले बादल सागर क्षेत्र पर शासन करने के लिए 2 गुटों के असली तुरुप के पत्ते थे। इसलिए येज़िवेन को बाहर जाने से पहले जितना हो सके अपनी ताकत में सुधार करना चाहिए। तो तुम मेरी बात सुनने के लिए सही हो। तुम लंबे समय से जमा कर रहे हो। अब तुम उस बिंदु पर पहुंच गए हो जहां तुम एक सफलता हासिल कर सकते हो। मेरे पास एक अमृत नुस्खा है जिसे 9 ओरिफिस डिवाइन अमृत कहा जाता है। इस अमृत का सबसे बड़ा प्रभाव लोगों को आधे अधूरे कानून के घोषणापत्र के दायरे से एक झटके में कानून घोषणा क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद करना है। 9 छिद्रों वाले दैवीय अमृत को शुद्ध करने के बाद आपकी शक्ति कम समय में जल्दी से कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र तक पहुंच सकती है। उस समय तुम्हारी शक्ति 2 गुनी या तिगुनी हो जाएगी।
यहाँ तक अगर आप लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले और जहरीले ज्वलंत ड्रैगन कबीले विशेषज्ञों द्वारा घिरे हुए हैं तो भी आप आसानी से पीछे हट सकते हैं। ये मो ने इस समय जोर से कहा। ये जिवेन अब केवल हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन इंटरमीडिएट दायरे में थे। कानून घोषणा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कानून घोषणा क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करने से पहले उसे अर्धचरणीय कानून घोषणा देर क्षेत्र तक पहुंचना था। एक बार जब उसने कानून प्रकटीकरण के दायरे में प्रवेश किया तो ये जिवेन इस क्षेत्र को संघनित कर देगा। उस समय ये शिवेन की ताकत तेजी से बढ़ेगी। वह अब जो मैच कर सकता था उससे बहुत दूर था। हालांकि इस रक्त क्षेत्र में औषधीय जड़ी बूटियों को खरीदना आसान नहीं है। मुझे डर है कि मुझे बाहर निकलने तक इंतजार करना पड़ेगा। गुई युआन संप्रदाय और मेरे बीच अच्छे संबंध हैं। औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने के लिए मैं उनसे छुटकारा पा सकता हूं। ये जिवेन ने कहा। जब भी ऐसा होता था वह महसूस कर सकता था कि उसके पीछे एक मजबूत शक्ति होने से कितनी परेशानी कम हो सकती है। हालांकि ये जिवेन एक पेशेवर कीमियागर नहीं थे, लेकिन वे हमेशा कुछ दानों को परिष्कृत करते रहे थे। उनके लिए कीमिया कोई अजीब चीज नहीं थी और रहस्यमय जगह की मदद से, भले ही उनके पास ज्यादा नींव न हो, वे कर सकते थे। अभी भी उच्च श्रेणी के डैनों का शोधन पूरा हुआ, यह था उसके लिए कोई समस्या नहीं है। भले ही उन्हें कीमिया में ज्यादा अनुभव नहीं था, फिर भी उनके लिए उन निम्न श्रेणी के अमृतों को शुद्ध करना मुश्किल नहीं था। यहाँ तक अगर यह एक मानव ग्रेड अमृत था, जब तक उसके पास अमृत का नुस्खा था तब तक उसे इसे निकालने के लिए रहस्यमय स्थान की आवश्यकता नहीं थी और वह इसे स्वयं निकाल सकता था। हालांकि यह 9 ओरिफिस डिवाइन एलिक्सीर कोई सामान्य मानव ग्रेड औषधीय गोली नहीं थी। यह शायद पृथ्वी ग्रेड तक पहुंच गया था। हालांकि उसके लिए यह कोई समस्या नहीं थी। जब तक उसके पास रहस्यमय स्थान था वह जल्दी से इसमें महारत हासिल कर सकता था। वास्तविक समस्या इस औषधीय गोली की औषधीय सामग्री थी। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतने सालों के बाद आपने बहुत सारी सामग्री जमा कर ली है। यह 9 छिद्रों वाले दिव्य अमृत को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। आपके पास बस एक प्राइमर की कमी है। इस औषधीय जड़ी बूटी को एलिमेंटल रिटर्निंग इमोर्टल ग्रास कहा जाता है। यह अपेक्षाकृत दुर्लभ है, ये मो ने कहा। ये शिवेन को नहीं पता था कि इतने सालों की लड़ाई के बाद उसने कितनी दौलत लूट ली थी। उन धन में से अधिकांश स्पिरिट स्टोन, स्पिरिट क्रिस्टल और इसी तरह के थे। हालांकि कई स्वर्गीय खजाने भी थे। बात बस इतनी थी कि एक शिवेन उनके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं थी, इसलिए उन्हें मूल रूप से त्यानयुवान मिर में ढेर कर दिया गया था। केवल ये मो ही जानता था कि कितने थे। अनजाने में ये जिवेन ने इन स्वर्गीय खजाने को एकत्र किया था। यहाँ तक अगर उसने जानबूझकर उन्हें एकत्र नहीं किया था तो उसने जो स्वर्गीय खजाने एकत्र किए थे वह पिछले ट्रू मार्शल यूनिवर्सिटी की तुलना में बहुत बड़ा था। इनमें से कई स्वर्गीय खजाने दुर्लभ थे। वे दुनिया में अद्वितीय नहीं थे, वे अनमोल थे। कुंजी यह थी कि जब उसे उनकी आवश्यकता थी तब वह उन्हें ढूंढ सकता था। यह सबसे महत्वपूर्ण था। इसलिए भले ही ये जिवेन के पास स्पिरिट स्टोन्स की कमी हो, वह शायद ही कभी इन स्वर्गीय खजाने को बेचेगा, क्योंकि वह जानता था कि उन्हें रखने में हमेशा लाभ होगा। हालांकि वह इस जीवन काल में उनका उपयोग करने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन एक बार जब वह उनका उपयोग कर सकता है तो यह अनिवार्य रूप से सबसे महत्वपूर्ण समय होगा। अब वास्तव में एक समय था जब वह उनका उपयोग कर सकता था। ठीक है, उस मामले में मैं पहले ओरिएंटल सिटी के बाजार में टहलूंगा। मैं देखूंगा कि बिक्री के लिए कोई मौलिक रिटर्निंग अमर घास है या नहीं। यदि नहीं तो मैं बाहर जाने के बाद केवल गुई युआन संप्रदाय से उन्हें इकट्ठा करने में मेरी मदद करने के बारे में सोच सकता हूं, ये जिवेन ने कहा। पूर्वी शहर में एक बहुत बड़ा बाजार भी था। कई योद्धा अपने द्वारा प्राप्त स्वर्गीय खजाने को बेच रहे थे। न केवल रक्त की दुनिया में प्राप्त स्वर्गीय खजाने, बल्कि कई अच्छी चीजें जो बाहरी दुनिया में शायद ही कभी देखी गई थीं, वे भी इस समय यहाँ एकत्र की गई थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई स्वर्गीय खजाने केवल एक निश्चित समुद्र में ही विकसित हुए थे। यदि कोई उन्हें प्राप्त करना चाहता है तो उन्हें उनकी तलाश के लिए समुद्र के पार जाना होगा। यह कहने की बात नहीं है कि यह समय लेने वाली और श्रमसाध्य थी, वे उन्हें खोजने में भी सक्षम नहीं हो सकते थे। हालांकि ब्लड वर्ल्ड में यह अलग था। विभिन्न समुद्री डोमेन के शीर्ष जीनियस सभी ब्लड वर्ल्ड में एकत्रित हुए थे। इसने उन्हें बहुत प्रयास बचाने की अनुमति दी। इसलिए इस बाजार में अक्सर कई विशेषज्ञ चीजें बेचते थे। कई विशेषज्ञ भी चीजें खरीदने के लिए इधर उधर जा रहे थे। उनमें से कुछ अच्छी दृष्टि के साथ बहुत सारी अच्छी चीजें भी खरीद सकते थे, या आप बस खरीदने के लिए एक सूची डाल सकते हैं। अगर किसी के पास एलिमेंटल रिटर्निंग इमॉर्टल ग्रास है तो वे इसे आपके दरवाजे पर भेज देंगे। हालांकि यह निश्चित रूप से अधिक महंगा होगा। 9 ओरिफिस डिवाइन पिल को परिष्कृत करना अब आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। बाकी सब कुछ अप्रासंगिक है, ये मो ने कहा। ये शिवेन ने इसके बारे में सोचा। यह वास्तव में एक अच्छा तरीका था। यह उनसे एक एक करके पूछने और उन्हें एक एक करके खोजने से कहीं अधिक सुविधाजनक था। हालांकि कीमत अक्सर इस तरह से 10% से 20% तक बढ़ जाती है।
हालांकि ये जीवेन के लिए, जिसे अमीर और दबंग कहा जा सकता है, उसके पास रक्त के पत्थरों या स्पिरिट क्रिस्टल की कमी नहीं थी। वह केवल 9 अपर्चर्स डिवाइन पिल को शीघ्रता से परिष्कृत करने में सक्षम होना चाहता था। अगर यह काम नहीं करता है तो मैं केवल तब तक इंतजार कर सकता हूं जब तक कि मैं फूले हुए बादल सागर क्षेत्र में वापस नहीं आ जाता। हालांकि मेरे पास 9 ओरिफिस डिवाइन पिल नहीं है, लेकिन मेरी ताकत जहरीले फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले और वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले के विशेषज्ञों को दबाने के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि यह खुद को बचाने के लिए काफी है, ये शिवेन ने कहा। अचानक ये जीवेन ने आसमान से सीधे गिरते हुए भारी दबाव को महसूस किया।